वर्क डिवीजन इज फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू गुलिक. मतलब डिवीजन होना चाहिए, ठीक है, वर्क का. हर कोई एक नहीं कर सकता काम. सो क्लासिकल थिंकर्स वर वेरी अपबीट अबाउट द आइडिया ऑफ वर्क डिवीजन. दैट इज द सेंट्रल टेनेट ऑफ देयर थ्योरी. सेंट्रल टेनेट का मतलब है ये ही प्रमुख चीज है उनकी थ्योरी में. राइट? यस. तो नाउ व्हेन यू सी यूनिटी ऑफ कमांड, it means that only a single head should give the orders. Again, very important fact, with a single head, headed by a single administration. मैंने आपको इसमें बताया था कि बहुत सारी बोर्ड्स कमीशंस बन जाती हैं, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, ठीक है, और आपकी काउंसिल्स हैं बहुत सारी, AICTE है. ये सब क्या है? ये सब है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग. पर जो आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो थिंकर्स हैं उनमें ये कहा जा रहा है यहां पर गुलिक और उर्विक के द्वारा, दैट वी नीड टू हैव अ गवर्नमेंट वेयर ओनली अ सिंगल हेड. वेल, और स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है, वेल मैनेज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इन गवर्नमेंट आर ऑलमोस्ट विदाउट एक्सेप्शन हेडेड बाय अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन. राइट? यस. सो यहां पर मतलब सिंपल है, अकॉर्डिंग टू देम देयर शुड नॉट बी डुअलिटी इन गिविंग द ऑर्डर्स. द कमांड शुड ऑलवेज बी coming from the single person. Yes, Anuj, you are not there in the, you didn't appear for the test. Neither you wrote the test and gave me in PDF form. Why? You had Sunday also. You could have written test on Sunday. प्रखर ने तो मुझे भेजा टेस्ट. I'll be checking it and reverting. But you didn't wrote. Apart from Prakhar, nobody wrote. And this is very serious thing. If you are not writing the test, how you will be able to write them? Because ultimately what happens? Ultimately you have to write. Do understand? इसको लिख के भेजना मुझे, ठीक है? सर हो गया, आज कर now. हाँ, हो गया, मैंने लिख लिया, आज करूंगा सर. आपको शेयर कर देता हूँ. आपकी आवाज नहीं आ रही है, इसमें आवाज कम हो गई है. आप लिख दीजिए सर, आज शेयर करूंगा. हाँ, आज दोगे तो वेरी गुड, आज दे देना, ठीक है? ओके, होल्ड ऑन फॉर अ मिनट. Yes. So बेसिकली प्रिंसिपल्स यही है. यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, होनी चाहिए. ओके, लाइन एंड स्टाफ फंक्शन के बारे में मैंने बताया था कि लाइन ऑफ स्टाफ फंक्शंस की उन्होंने बात करी. सो लाइन फंक्शंस क्या हैं? क्योंकि ये दोनों ही मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे थे. मिलिट्री में भी इन्होंने सर्विसेज दी. उसके अलावा म्यूनिसिपैलिटीज में और भी बहुत सारी जगह ये अलग अलग गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट में काम किया. पर यहां पर देखने को मिल रहा है कि इन थिंकर्स के पीछे का जो थॉट प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं जो आपका एक आइडिया है कि जी वी आर फ्रॉम दी कमिंग फ्रॉम द मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वहां होती है लाइन फंक्शन, स्टाफ फंक्शन. राइट? लाइन स्टाफ फंक्शन होता है, लाइन स्टाफ फंक्शन होता है, और ऑक्सिलरी ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं, ठीक है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑक्सिलरी. सो लाइन क्या है? लाइन है कि व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग द थिंग्स, ठीक है? स्टाफ इज मोर अबाउट प्लानिंग एंड ऑक्सिलरी इज व्हेन, जैसे हाउस कीपिंग एक्टिविटीज, सप्लाईज,
हाउसकीपिंग, सप्लाईज, ये सब जो होता है ये ऑक्सिलरी। हाउसकीपिंग में आता है सफाई वफाई करना और स्टेशनरी का इंतजाम करना, बिजली पानी ये सब, ठीक है। एंड सप्लाईज बहुत सारी, ये ऑक्सिलरी ऑर्गेनाइजेशन। सो ये क्या कह रहे हैं, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से इन्होंने ये टर्म बोरो किया एंड दे वांट दैट दिस शुड बी द, अकॉर्डिंग टू गुलिक, द स्टाफ हैव टू डिवोट देयर टाइम नोइंग, थिंकिंग, प्लानिंग फंक्शन। सो अगर मैं बात करूं प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, ठीक है, सेक्रेटेरिएट, ये सब क्या है, ये सब आपके स्टाफ फंक्शन है, राइट। और लाइन फंक्शन क्या है, जो एग्जीक्यूटिव, मिनिस्ट्रीज, डायरेक्टरेट और डिपार्टमेंट, ठीक है, ये सब आपके क्या हैं, ये आपके हैं लाइन फंक्शन। और इसके अलावा ऑक्सिलरी हाउसकीपिंग एक्टिविटीज हो सकती हैं हर डिपार्टमेंट में, वो ऑक्सिलरीज एक्टिविटी होते हैं, ठीक है, ओके। या ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित जो हैं, ऐसी सप्लाई से संबंधित जो हैं, ये सब, ओके। तो बेसिकली नाउ मूविंग फॉरवर्ड, स्पैन ऑफ कंट्रोल पे हम बात कर रहे थे। बेसिकली स्पैन ऑफ कंट्रोल ये होता है, कंट्रोल और स्पैन, स्पैन होता है एरिया, ठीक है, और कंट्रोल करना किसी चीज को अपनी हदों में रखना। सो इफ अ कार इज गोइंग ऑन अ सर्टेन हाईवे, इट हैज टू बी कंट्रोल्ड, इट कैन नॉट गो हियर एंड देयर, राइट। सो उर्विक का ये कहना था कि एक सुपरवाइजर है, वो डायरेक्टली अपने नीचे बहुत सारे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। तो उर्विक क्या कह रहे हैं कि एट मोस्ट 5 या 6 सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, जैसे ये है ए और ये है बी, ये है सी, ठीक है। तो जब ए को, बी और सी को कंट्रोल करना है, तो यहां पर कई सारे क्या बन जाते हैं, रिलेशंस बन जाते हैं। कि एक रिलेशन है कि ए बी को कंट्रोल कर रहा है, एक रिलेशन है नंबर 2 कि ए सी को कंट्रोल कर रहा है, एक रिलेशन है नंबर 3 कि ए और बी एक साथ हैं और ये सी को कंट्रोल कर रहे हैं, चौथा है कि ए और सी एक साथ हैं, ये बी को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और पांचवा है ए बी और सी में जो चल रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है, और 6 ए कंट्रोल कर रहा है सी की तरफ से बी की तरफ कोई मैसेज जा रहा है, ठीक है। तो इवन अगर एक व्यक्ति के नीचे, इफ इवन अ 1 person is there and below it there are 2 other persons, so the type of relationship, direct relationship, then these are the direct relationship. This also when 2 are on one side and then 2 are on one side, and then this relation, interrelationship between B and C. So there are 6 types of relationship if only 2 persons are below the 1 person, right? So if in a organization, if this level is again increased, imagine करो इसके नीचे 2 और लोग आ जाएं, X और Y, ये इनको कंट्रोल करेगा, C के नीचे आ जाएं अल्फा और गामा, ठीक है, ठीक है, ये आ जाए। अब ये इसके लिए कंट्रोल करना इन सबको बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 6 फंक्शन इससे बनेंगे, 6 फंक्शन इससे बनेंगे, और फिर आपस में इनके बीच में जो फंक्शन होंगे उसके मल्टीपल फंक्शंस बन जाएंगे, राइट। सो यही वो कहना चाह रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देयर कैन नॉट बी अ लॉट ऑफ इंटर रिलेशंस, ठीक है। सो एट मैक्सिमम अ सबऑर्डिनेट कितने, 5 या 6 लोगों को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है, यस या नो बता दो, ये समझ में आ गया प्रखर और अनुज? ओके, ठीक है। तो इमेजिन करो कि अभी ये चेंज हो सकता है, ये सिचुएशन, ये बहुत सारी चीजों पे चेंज डिपेंड करता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा जिंदगी भर इतना ही होना जरूरी है, ठीक है। कई बार ये डिपेंड करता है कि आपके नीचे वाले लोग कितने ज्यादा है, दे आर हाउ केपेबल दे आर, नंबर 1, हाउ कॉम्पिटेंट अ पर्सन इज, जो व्यक्ति खुद काम करा रहा है वो कितना कॉम्पिटेंट है, अगर उसकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल कैपेसिटी अच्छी है, so he or she would be able to do it. Type of work, type of organization, whether the organization is new or old. अगर बहुत न्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑब्वियसली चीजें उतनी ज्यादा स्मूथ नहीं होती हैं, ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है काम का सबको पता होता है कैसे चल रहा है, ठीक है। तो ये सब कारण भी हो सकते हैं।
बट ओवरऑल उनका कहना था कि 5 या 6 होने चाहिए, उर्विक ये कह रहा है। तो कंट्रोल इज ड्यू टू लिमिटेड नॉलेज, टाइम, एनर्जी, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, साइजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है कि डिफरेंसेस हो सकते हैं कैपेसिटी और वर्किंग हैबिट में, ठीक। और बेसिकली अगर यहां पर हम ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा लेयर्स बना देंगे तो क्या होगा, कंट्रोल खो जाएगा, और कंट्रोल खो जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन डिसफंक्शनल हो जाएगी, ठीक है, ये है। और अगर हम ज्यादा बेसिकली सफिशिएंट इंपॉर्टेंस नहीं देंगे इन लिमिट्स को, तो क्या होगा फिर, देन द साइंटिफिक वैलिडिटी ऑफ द प्रिंसिपल वुड बी प्रॉब्लमेटिक। अभी जो ग्रैक्यूनस था उसने वो भी दे दिया था कि नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है, ऐसे कैलकुलेट कर लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, ठीक, ये है। यहां पर क्या है, रिलेशंस इक्वल टू आर और n इक्वल टू लेवल, कितने नीचे लोग हैं। जैसे इस केस में जब हमने ए बी सी डी का करा था, ठीक है, यहां पर अब रख लो, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2 और ये हो गया 2, ठीक है, 2 और ये हो गया आपका 2 इंटू 2 की पावर 2 और प्लस ये हो गया प्लस n-1, तो 6 रिलेशन आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये तो तुम्हें याद नहीं रखना है, पर मैं बता रहा हूं ग्रैक्यूनस की इन्होंने क्या किया, गुलिक एंड उर्विक वर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रैक्यूनस हु गेव अ मैथमेटिकल सपोर्ट आल्सो। तो बेसिकली यही है कि ज्यादा एक बंदे के नीचे, अगर ए के नीचे ए बी सी डी हो जाएंगे तो इसके रिलेशन बहुत सारे हो जाएंगे, इनमें 25-30 रिलेशन हो जाएंगे, और इसके फिर जो भी व्यक्ति होगा ही और शी वुड नॉट बी एबल टू हैंडल इट, ठीक है। तो ये था मुद्दा स्पैन ऑफ कंट्रोल का। अब जो ऐसा है कि और क्या एस्पेक्ट्स थे जो इन्होंने देखे, ठीक है। सो गुलिक की अगर हम बात करें, सो ही वाज आल्सो कंसर्न्ड विद द पर्सनल प्रॉब्लम, और पर्सनल प्रॉब्लम का मतलब है एचआर। अभी केवल ये नहीं है कि हमें एफिशिएंसी की बात हो रही है, ठीक है। और इन्होंने कहा एचआर फंक्शंस के लिए, करियर सिस्टम्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, ही सपोर्टेड पॉजिटिव करियर सर्विस इन पब्लिक सेक्टर। इसने क्या कहा कि उनको पिक देम यंग, टेल देम एवरीथिंग, ट्रीट देम रफ बट फेयरली। इन अदर वर्ड्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज शुड बी रिक्रूटेड अर्ली। तो ये कहा कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को अर्ली ले लेना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने कहा कि करियर सिस्टम में 5 तरीके का क्या हो सकता है, क्लासिफिकेशन। अनस्किल्ड सर्विसेज हो सकती हैं, स्किल्ड एंड ट्रेड सर्विसेज हो सकती हैं, किसी भी ट्रेड से आप आ रहे हो, साइंस से, या फिर बेसिकली इलेक्ट्रीशियन, ये ट्रेड जो होते हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, फिटर, ये आईटीआई वगैरह जो करते हैं उसमें बोलते हैं ट्रेड, वेल्डर, ठीक है, फैब्रिकेटर, ये सब। तो क्योंकि ये तो ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर स्किल्स और ट्रेड के आधार पे हो सकता है, अनस्किल्ड हो सकता है, क्लेरिकल सर्विस हो सकता है, ठीक है, प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस हो सकता है, जैसे एचआर मैनेजर, ठीक है, या फिर इंजीनियर, या फिर सीए, या कंपनी सेक्रेटरी, ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और इन सबको कनेक्ट करने वाली एडमिनिस्ट्रेशन जो करने वाली है वो सर्विसेज, ठीक है। तो अनस्किल्ड सर्विसेज, स्किल सर्विसेज, करियर सिस्टम 5 तरीके से चूज करा जा सकता है, 5 तरीके से हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा वो क्या कह रहा है, देयर शुड बी अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये भी कुछ बात कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जैसे आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बातें हो रही है कि देयर शुड बी अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर क्लासिफिकेशन के लिए पर्टिकुलर स्किल्स जो चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय शुड गो फॉर अ प्रोबेशन पीरियड ऑल्सो, प्रोबेशन पे भी रखो, क्या वो सीखने के लिए आतुर है या नहीं, whether they are eager or not. If they are not eager, they are not disciplined, then there is no need to keep them in the service, right? So there should be a probation period, okay. And
if there is somebody whose career has to be seen a growth, so that has to be advancement in the services have to be according to merit system, and there should be good salaries और adequate benefits होने चाहिए, right? If there would be not be good salaries, if there would be adequate salary नहीं होंगी, so people would get frustrated. Their good salaries, adequate retirement benefit should be given to retain qualified employees. ठीक है, ये भी है, qualified employees को अगर रखना है तो obviously you have to give them good salary, otherwise they will go somewhere else. ठीक है, ये भी कहा. और इन्होंने ये भी कहा कि systems have to be built in the organization where no genuine person, where there is any genuine person is protected, he or she is not fired, arbitrarily dismissal ना हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है गवर्नमेंट में या कहीं भी किसी भी एम्प्लॉय में, प्राइवेट में भी, कि बेसिकली कॉन्स्पिरेसी कर दी छोटी सी. ठीक है, लोगों ने एक दूसरे के बारे में चुगली कर दी तो वो क्या हो गया, फंस गया. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी इनफ चेक एंड बैलेंसेस वेयर अ पर्सन is not fired or dismissed just because somebody has said something. So there should be system built into that, such thing never happens, right? तो करियर सिस्टम के बारे में कुछ बोल रहे हैं, करियर क्लासिफिकेशंस के बारे में जो ये स्कॉलर है कुछ बोला जा रहा है इनके द्वारा, ये ध्यान रखना है. अब गुलिक के साथ उर्विक की कई चीजें देखी, केवल गुलिक की चीजें देखी. ठीक है, अब लिंडन उर्विक की भी चीजें देखते हैं. तो इन्होंने कुछ और भी कहा है. उर्विक ने प्रिंसिपल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कहा 10 प्रिंसिपल इन्होंने भी अपने अलग से ऑफर किए हैं. दैट शुड बी यूज्ड इन बिल्डिंग अप एनी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अगेन, जब हम इनका क्रिटिसिज्म करते हैं तो हम ये पाते हैं कि दे आर मोर कंसर्न्ड विद द फॉर्मल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओनली, राइट? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का ज्यादा रोल इनके पास नहीं है और कहने को भी नहीं है. तो ये क्रिटिसिज्म इनका आप याद रखेंगे. ठीक है. एक अभी देखिए कि प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, राइट? एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एन ऑब्जेक्टिव कैन नॉट गो एनीवेयर. सो ऑर्गेनाइजेशन कांट बी फाउंड इनटू अ वैक्यूम, इट मस्ट बी देयर फॉर समथिंग. सो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव एम्स क्या क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए. ठीक है. एंड देयर शुड बी अ प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि किसी भी चीज को करने के लिए स्पेशलाइज्ड लोग होने चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड लोग इस आधार पे होने चाहिए कि दे हैव अ सेम स्किल सेट और उनको वो परफॉर्मेंस ऑफ अ सिंगल पर्सन. अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, फिर बेटर थिंग्स होंगी. अगर एक ही पर्सन से अलग अलग चाहेंगे हम तो अच्छी चीजें नहीं होंगी. देन देयर इज प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, समबडी हैज टू कोऑर्डिनेट. ठीक है, पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. सो एज कोऑर्डिनेशन और यूनिटी ऑफ एफर्ट. सो देयर इज, इफ देयर इज एनी बिग फर्म, फॉर एन एग्जांपल देयर इज Tata Group. So there would be advertisement department, there would be finance department, there would be marketing department, there would be transportation, there would be supplies and many others. So they should be linked together. Unity of effort honi chahiye, then only Tata Group would proceed. तो प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी, हर ऑर्गेनाइजेशन में सुप्रीम ऑथोरिटी जो होनी चाहिए, इट शुड रेस्ट समवेयर. ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए. पीपल शुड नो दैट देयर इज समबडी हु इज एट सुप्रीम पोजीशन, राइट? एंड क्लियर लाइन ऑफ ऑथोरिटी होनी चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम. व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट, फॉर एन एग्जांपल, let us take example of our modern police, right? I mean Indian police, right? So we have this DGP, we all know.
that he is the top. So authority must rest someone. यहां पर है authority सबसे ज्यादा है. फिर यहां कई सारे ADG हो जाते हैं, ADG, ठीक है. फिर IG हो जाते हैं, कहीं कहीं IG हो जाते हैं, एक के नीचे 3 3 4 4. यहां दिखा रहा हूं मैं आपको, IG. फिर इनके नीचे DIG हो गए, ठीक है, और इनके नीचे SSP हो गए, फिर DSP हो गए, एंड सो फोर्थ. ठीक है. तो यहां पर आप देख रहे हो कि द ऑथोरिटी इज समवेयर एंड देयर इज अ क्लियर लाइन ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम सुप्रीम ऑथोरिटी टू एवरी इंडिविजुअल इन अ ग्रुप. सो कोई कांस्टेबल है वो सीधे जाके DGP से नहीं मिलेगा, राइट. सो देयर इज अ प्रोसेस. ही वुड मीट हिज थानेदार, his SHO, inspector, then the thing would go to DSP, then to SSP, then to DIG, then to IG, then to ADG, then to DGP. So this is what he is saying. So modern organizations, according to him, should have these functions. If they will have these functions, they will work accordingly in a better way. ऐसा उनका कहना है, ठीक है. और principles of responsibility. The responsibility of superior for the acts of subordinate is absolute. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये नहीं है कि अपने नीचे वालों के काम के लिए कह दिया जाए कि सर मैं तो वहां था ही नहीं, मेरे जूनियर थे और उन्होंने गलती कर दी तो उनको पनिश किया जाए. नहीं. एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एज अ SSP, if you are posted somewhere and something happens, let us suppose you are in district magistrate, you are a district magistrate of Ghaziabad, and something happens in some part of Ghaziabad, and you are saying no, actually I am sitting in the headquarters and the thing has happened from 40 kilometers from headquarters, so I am not responsible. गाड़ियां फूंक दी, आग लगा दी, पलट गई, लोगों को मार दिया, ऐसी कुछ घटना. तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. It is ultimately, it is the responsibility, principle of responsibility. सुपीरियर को ही सबऑर्डिनेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है. इट इज अ कलेक्टिव फेलियर, एंड सिंस समबडी इज हेडिंग द पुलिस और द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटी एट दैट टाइम, सो दे आर लायबल टू गेट द punishment for it. So responsibility has to be fixed. Principle of responsibility has to be there. Okay. अब इनका कहना है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन शुड बी देयर. प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन का क्या मतलब है कि हर चीज, ड्यूटी, पोजीशन हर किसी की, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या होने चाहिए, ये रिलेशनशिप, कोई भी कंटेम्पलेटेड कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आ सकती है, उसका दूसरों के साथ क्या रिलेशन रहेगा ये भी डिफाइंड होना चाहिए, और राइटिंग्स में सबको, इंडिविजुअल को, ग्रुप में मिलना चाहिए. ठीक है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपकी ड्यूटी होगी जो भी, वो आपको राइटिंग में मिलनी चाहिए. व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लॉ एंड ऑर्डर, व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू आर एन IPS ऑफिसर विद द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू आर IPS ऑफिसर with the military station over there, what would be your responsibility if you are at the district with other person or below you, or anything for whom you can, to whom you can transfer, to whom you can give punishment. ऐसे भी लोग होंगे, सब किसी को तो ट्रांसफर कर नहीं पाओगे. अब आप अपने साथ वाले SP को तो ट्रांसफर नहीं कर पाओगे ना, वो तो DIG लेवल से होगा. ठीक है, वो अलग अलग डिसाइडेड होता है. तो ये सब आपको रिटन में मिलना चाहिए कि आप कब थानों का इंस्पेक्शन कर सकते हैं. वेदर यू कैन इंस्पेक्ट दी तहसील ऑल्सो और नॉट, वेदर यू कैन एनी टाइम चेक इनटू द सिनेमा हॉल एंड सी इफ थिंग्स आर गुड, वेदर यू कैन गो इनटू पब, इनटू बार, इनटू होटल, इनटू कैसीनो टू चेक. ठीक है, सब चीजें ये क्या होनी चाहिए, एक तरीके से लिखित होनी चाहिए. और प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, ये भी कहा. प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है कि एवरी पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी शुड बी कॉरेस्पॉन्डिंग. रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी शुड बी कॉरेस्पॉन्डिंग. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितनी जिसको ऑथोरिटी मिल रही है उतनी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैंडल करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं हो सकता
कि somebody has got lot of authority, कि आप प्रधानमंत्री बन गए हो या डिविजनल कमिश्नर बन गए हो और आपकी जिम्मेदारियां कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। जितना ऊपर जाते हैं, क्योंकि पावर बढ़ रही है, ऑथोरिटी बढ़ रही है, उतना ही क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है। जब आप एसडीएम होगे तो एक तहसील के लिए जिम्मेदार होगे। तहसील में हो सकते हैं 300 साढ़े 300 गांव हो सकते हैं, यहाँ पर 6 से 7 लाख लोग हो सकते हैं। अगर खूब ज्यादा पॉपुलेटेड जगह है तो 6 से 7 लाख होंगे बड़े डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर अब आपकी जो अथॉरिटी है वो है इन गांवों पे, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही है। आप एसडीएम 1 है, कोई एसडीएम 2 है, तो उसके यहाँ आपको ना तो छापा मारने जाना है, ना उनके यहाँ दंगा होता है, तब आपकी जिम्मेदारी है। पर जब आप डीएम बन जाओगे तो ऐसे 5-6 जो तहसील होंगे वहां पर आप क्या करोगे, देखोगे, तब आपकी पावर भी ज्यादा हो गई, ठीक है, ऑथोरिटी भी ज्यादा हो गई और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा हो गई। पावर और ऑथोरिटी में एक, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ अ बिग डिस्ट्रिक्ट? पॉपुलेशन बड़ी डिस्ट्रिक्ट की बहुत ज्यादा भी हो सकती है, 50 लाख के पार भी हो सकती है, ठीक है। जैसे इलाहाबाद है, कानपुर है, इलाहाबाद और बनारस, ये जगहों पे 40-40, 50-50 लाख पॉपुलेशन है डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और कम भी हो सकती है पॉपुलेशन। जैसे सहारनपुर में मैं रह चुका हूं तो वहां की मुझे पता है 40+ लाख है टोटल पॉपुलेशन, रूरल और अर्बन की, ठीक। तो वो कोई उसका क्राइटेरिया नहीं है, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। इंडिया में क्राइटेरिया एक चीज का है कि जो लोकसभा की सीट होगी और जो विधानसभा की सीट होगी वो ऐसी बटी हुई होगी कि उनमें पॉपुलेशन क्या होगा, सेम रेशियो होगा। पर बिग डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ी बड़ी भी हो सकती हैं, 40-45 लाख। जहां मैं पोस्टेड था मुरादाबाद में, वहां भी थी, इससे ज्यादा ही थी, है ना। मेरी तहसील में 300 से ज्यादा गांव थे। तो इट में चेंज, वो स्टेट को ये पावर है कि डिस्ट्रिक्ट्स को रीऑर्गेनाइज कर सके अपने अंदर, प्रोविंसेस को, ठीक है। ये पावर है कि वो डिस्ट्रिक्ट्स को कैसे भी तोड़ सके, नए डिस्ट्रिक्ट बना सके, पुराने को मर्ज कर सके, वो कर सकती है। और फिर अगर राज्यों को करना है तो दैट इज द पावर दैट द पार्लियामेंट हैज, राइट। सो स्टेट हैज मैक्सिमम पावर इन दैट, वो डिस्ट्रिक्ट्स को नया डिस्ट्रिक्ट बना सकती है। बनते रहते हैं रोज, आप देख सकते हो अखबारों में आता रहता है। रोज का मतलब है कि ऑन अ रेगुलर बेसिस। कुछ समय पहले, 4 महीने पहले लगभग, छत्तीसगढ़ में 3-4 डिस्ट्रिक्ट बने थे। व्हेन आई वाज देयर इन रायपुर, छत्तीसगढ़, तो वहां नए डिस्ट्रिक्ट बने थे। ओके, यहां पर प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी हो गई। अभी क्या होती है, पावर। कोई भी व्यक्ति पावरफुल हो सकता है। पावर ऑथोरिटी होती है कि जब आपको पावर एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा है, पावर प्लस लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब है कि जैसे मैं हूं और आप हो, ठीक है। आप, कोई भी व्यक्ति आए और ये कहने लगे कि मैं मेरी बात मानो, और हमने उसकी बात मान ली, ठीक है, क्योंकि वो क्या था, वो, लेट अस सपोज कोई व्यक्ति आया, वो कह रहा है कि ये काम करो, हमने कहा हम नहीं कर रहे। थोड़ी देर में वो आया, अपना आई कार्ड दिखाया कि मैं ये हूं, ये काम करो, तब हम करेंगे, क्योंकि वो आई कार्ड देखने से हमारे मन में उसके लिए लेजिटिमेसी आ गई। तो पावर तो होती है किसी भी सोशल रिलेशन में अपनी बात मनवा लेना, वो पावर है। पर उसके पीछे जब सरकारी या किसी चीज का ठप्पा लग जाता है कि हाँ ये लेजिटिमेट है, हमें भी पता है कि वो व्यक्ति वहां पर ऑफिस में गया है तो एग्जाम निकाल के गया है, उसको लेटर दिया होगा, भारत सरकार काम कर रही है, तो अब हमने उसकी बात मान ली। तो लेजिटिमेसी जब आ जाती है पावर के साथ, तो वो ऑथोरिटी बन जाती है, ठीक है। सो मेरे, कोई भी आप ऑफिशियल पोजीशन के अलावा देखेंगे तो पावर होती है। जब आप ऑफिशियल पोजीशन में आ जाते हैं, लेजिटिमेसी आ जाती है, तो ऑथोरिटी बन जाती है, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ये बेसिकली ये है कि रीऑर्गेनाइजेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन में आगे पीछे चीजें राउंड राउंड चलती रहेंगी। ये कोई चीज, कोई डिपार्टमेंट बनेगा,
फिर उस डिपार्टमेंट को तोड़ दिया जाएगा, उससे 2 नए डिपार्टमेंट निकाल दिए जाएंगे, कोई मिनिस्ट्री बनेगी, उससे 3 छोटे डिपार्टमेंट निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। सो ये जो रिलेशनशिप है और पोजीशन है सबको क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए अपनी राइटिंग में, सबको, ठीक है। So Urvik takes a considerable softer stance in characterizing principles. Provisional generalization कहता है इन्हें ये, या approximate और probable anticipation। तो ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कह रहा कि ये ही सही है, ठीक है। probable generalization कि ऐसा होता है, ऐसे ये हर जगह देखने को मिलते हैं, ठीक। और probable anticipation, anticipate करना मतलब किसी चीज के बारे में अनुमान लगाना। तो बेसिकली ये हैं 10 प्रिंसिपल्स जो उर्विक कह रहे हैं, काफी कुछ सिमिलर है जो इन्होंने और जो हमने इससे पहले पढ़े थे। उर्विक और गुलिक के दोनों के, ठीक। अभी हमने देखा ये उर्विक कह रहे हैं। अब इन्होंने एम्फेसाइज किया है ह्यूमन वेलफेयर और टाइम वैल्यू पे भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो मॉडल है वो ऐसा है कि ह्यूमन बींग्स पे थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, फॉर्मल है, जहां पर भी आप देख रहे हैं वहां पर पैसों की बात करी जाएगी, मोटिवेशन की बात करी जाएगी, एफिशिएंसी के एस्पेक्ट में। पर और चीजों को अगर हमें देखना है तो देखें कि क्या इनमें ह्यूमन एंगल भी है क्या, और क्या ये ह्यूमन बीइंग को लेके कुछ कंसर्न है या नहीं है। तो हाँ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर उर्विक कह रहे हैं एम्फेसाइजिंग ऑन ह्यूमन वेलफेयर एंड टाइम की वैल्यू बहुत है, ये भी कह रहे हैं। तो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, स्टेटमेंट लिखा हुआ है आफ्टर ऑल गवर्नमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ ह्यूमन बींग्स, आर बाय ह्यूमन बींग्स एंड हैव देयर मेन जॉब हेल्पिंग, कंट्रोलिंग एंड सर्विंग ह्यूमन बींग्स। तो इससे पता चल रहा है कि इनका कहने का आशय, व्हाट इज द एसेंस, they are saying that all governments are constituted for the human being and people over there are working, ठीक है। So he then said that main function of the state should be to improve, to help people live better, to help people realize their full potential. So a state should be a welfare state, and there should be survival and improvement in the quality of life of people to meet the challenges every changing environment and not the war, ठीक है। वॉर के लिए नहीं, और हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, ओके। और लोगों की वेलफेयर, सर्वाइवल, इंप्रूवमेंट ऑफ द पीपल। सो इट शुड नॉट बी वॉर फाइटिंग, ठीक है। वॉर के लिए स्टेट ना करे, बल्कि अपने अंदर लोगों को क्या करे, एम्पावर करने की कोशिश करे। और Gulick attaches too much importance for time factor also. He is very concerned with time, and he says that all public policy innovations are rooted in timing, and time is in a democracy, timing is the hallmark of statecraft। कि आप कोई भी काम कब कर सकते हो, कितनी जल्दी कर सकते हो, सही समय पे कोई भी पॉलिसी लाना, सही समय पे पॉलिटिकल डिसीजन लेना, सही समय पे, अब इसको मैं ऐसे मान सकता हूं, सही समय पे लॉकडाउन लगाना, सही समय पे लॉकडाउन अपलिफ्ट करना, अनलॉक करना, एट द सेम टाइम ऑन द राइट टाइम न्यू एजुकेशन पॉलिसी शुड कम, एंड एट द राइट टाइम देयर शुड बी अपग्रेडेशन इन द वेरियस सिस्टम्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। सो राइट टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू गुलिक, and time must be a central strategic and moral concern in public management. So there should be no wastage of time and it should be strategically used, मतलब planned करके use होना चाहिए। और morally भी, if somebody is wasting time, then also it is bad. Why? Because the time wasted may impact lakhs of people and crores of people over there, right? So one decision delayed can be a can have a disastrous effect. For an example, so there is some mela happening, and somebody found a small box of bomb. Capable of disaster management.
फॉर एग्जांपल What? अर्थक्वेक आपकी आवाज नहीं आ रही है यहाँ पर. It is very. Okay, I'll Can you write. please write? Yeah, please write. I think the volume is less and I do not know how to increase the volume. So for today, you just write it. Yes. Okay, take example of flood, earthquake, real life. अरे मेला भी तो real life होता है. मेला भी रियल लाइफ होता है. सबसे लो मेले में फ्लड आ गया. अब ये नदी जाती थी, यहीं पे इस नदी की पूजा करने आया, फ्लड आ गया, ठीक है, या अर्थक्वेक आ गया. मेला में भी होता है. तो मेले में तो बहुत ड्यूटी लगेंगी आप लोगों की भी. तो यू विल सी व्हाट देयर इज अ बॉम्ब ब्लास्ट, स्केयर ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट एंड देयर इज सडन स्टैम्पेड हो गया. लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे और गिर गए, ठीक है, जैसे अभी हेलोवीन में हुआ था. सो एट दिस पॉइंट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. हॉलमार्क और स्टेट क्राफ्ट, मॉरल कंसर्न्स भी है. कोई 15 मिनट अगर आप लेट पहुंचे तो ऐसे में हो सकता है 1000 लोग मर जाएं. या आपने इवैक्यूएशन जो है, इवैक्यूएशन मेजर्स, मतलब लोगों को बचाने का, निकालने का, फंसे हुए लोगों को, चाहे अर्थक्वेक में हो या फ्लड में हो, देरी कर दी तो फिर वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, दिक्कत भरा होगा. हम सब ने कोविड के समय ऐसी चीजें होती हुई देखी हैं, है ना. तो हमें ये ध्यान रखना है. ओके, सो these are the something. So over here you see there has been emphasis on the human beings, number one, and on the time factor also. अभी कई लोगों ने क्या किया है, इनका क्रिटिसिज्म भी किया है. सो हर्बर्ट साइमन क्या कह रहे हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक्स. आपने जब हम when we were studying the public administration different paradigms, so we know that there were these principles of organization, principles of management, that was being done into the second phase, which was from 1927 to 1937 approximately. Then came the challenge, and the challenge was that a lot of people were writing and reviewing these principles, and they found that it is not very good. They are not rational, right? So one of the critic of all these classical thinkers was Herbert Simon. So Herbert Simon said principles not scientific but rule of thumb. अब ये रूल ऑफ थंब क्या होता है, मैंने बताया था जब साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कर रहा था. रूल ऑफ थंब का मतलब यही है, जो चीज चली आ रही है. अब मैंने कोई चीज चली आ रही है, उसके बारे में 4-5 लाइन लिख दी तो, और उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करा नहीं, तो वो तो रूल ऑफ थंब है, सबको पता है ऐसे ही होता है, ठीक है, सबको पता है. कोई भी नॉर्मल सी चीज है, जैसे ग्लास है, उसमें पानी को ऐसे करोगे नीचे गिर जाएगा, तो नहीं करना है, ये रूल ऑफ थंब है. अब इसमें कोई मैंने एक्सपेरिमेंट जब तक नहीं किया कि कितने समय में गिरेगा, व्हाट वुड बी द एंगल, हाउ मच वाटर वुड गो आउट, रिमेन. My scientific, and I claim this to be a scientific rational principle that will not be swallowed by people. And Herbert Simon is saying something, that these principles, whatever they are saying, these principles, they are saying principle of correspondence, principle of balance, principle of control. These all are, अच्छा बैलेंस वाला ये रह गया था, वेरियस यूनिट्स ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस में होनी चाहिए, ठीक है. सो प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पोंडेंट, ये सब क्या कह रहे हैं कि ये तो यार रूल ऑफ थंब है, ये तो सबको पता है, आपने इसमें साइंटिफिक क्या किया है, ठीक है. तो ये हर्बर्ट साइमन का एक क्रिटिसिज्म ये है. उनको कह रहे हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर मियर प्रोवर्ब्स, कि ये तो मुहावरे हैं, ये तो सेइंग्स हैं, ठीक है. तो ये तो इसमें तो कोई बात नहीं है, नहीं, ये भी इन्होंने कहा. और इन्होंने एक और चीज कहा कि आपके पास क्या है, व्हेन यू गिव वन प्रिंसिपल देयर इज इक्वली अनदर प्रिंसिपल जो उसको काट देता है. सो फॉर एवरी प्रिंसिपल वन कैन फाइंड इक्वली प्लॉजिबल एंड कॉन्ट्रडिक्टरी प्रिंसिपल एज वेल. तो कि आप जो भी एग्जिस्ट हो रहा है उसके अगेंस्ट भी ढूंढ लोगे इन्हीं की राइटिंग में. एक ही राइटर जो लिख रहा है वो कुछ एक चीज पे ध्यान दे रहा है, 6-7 लाइन बाद देखोगे तो वो दूसरी चीज को कह रहा है, पर वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है बिल्कुल. अब जैसे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल का. अब स्पैन ऑफ कंट्रोल के लिए क्या कह रहे हैं ये कि 5 या 6 लोग होने चाहिए, है ना. तो
तो और अलग अलग लोग हैं इस पे, स्पैन ऑफ कंट्रोल पे बहुत सारे लोगों ने लिखा है। कुछ लोग कह रहे हैं 5 से 11 होना चाहिए। तो अभी ये कह रहे हैं ये स्पैन ऑफ कंट्रोल को तुमने कैलकुलेट कैसे किया है, बताओ। स्पैन ऑफ कंट्रोल को कैलकुलेट कैसे किया है, ये कैसे लेके आए कि 5 या 6 ही होने चाहिए, उसका तो कोई आधार तुम्हारे पास है नहीं, ठीक। और एक तरफ ये कहते हैं कि स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ये देखो एक जना है, यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी है, ठीक है। अब इसके नीचे भी डी ई एफ जी, तो इतना होना चाहिए स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब अगर ये इनको भी इंक्लूड कर लेंगे तो स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत ज्यादा हो जाएगा, और फिर जो व्यक्ति है दैट वुड नॉट बी एबल टू कंट्रोल द थिंग्स, राइट। सो इसका मतलब है कि हर एक 2 व्यक्तियों के ऊपर एक व्यक्ति चाहिए हमें, ऐसा है तो हमें इसका मतलब बहुत सारे लेवल चाहिए होंगे, और इससे इतने सारे लेवल बढ़ जाएंगे कि अपने आप में दिक्कत हो जाएगी। तो ये तो प्रिंसिपल अपने आप में उल्टे पड़ रहे हैं। यूनिटी ऑफ कमांड और प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन ये भी उल्टे हैं। एक तरफ कहा जाता है कि यूनिटी द कमांड शुड कम फ्रॉम 1 पर्सन, और रियलिटी में अगर स्पेशलाइजेशन फंक्शन है, लेट अस सपोज एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, आप कहीं पर काम कर रहे हो and you are working in a electrical you are working in a workshop, okay, वर्कशॉप में काम कर रहे हो। वर्कशॉप का मतलब है किसी इंजीनियरिंग BHEL में काम कर रहे हो। अब यहां पर CMD है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है, यहां पर तुम्हें इससे भी ऑर्डर लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। और तुम्हारा अगर तुम फिटर हो या वेल्डर हो तो तुम्हारे ऊपर सीनियर जो पर्सन होगा सुपरवाइजर, उसके भी रोल आएंगे। तो अगर आप कह रहे हो कि यूनिटी ऑफ कमांड एक ही होनी चाहिए, कोई और नहीं आना चाहिए, ठीक है, कहीं और से ऑर्डर नहीं आना चाहिए, तो फिर ये फिटर वेल्डर ये क्या करेंगे, टेक्निकल इंजीनियर क्यों भर्ती करें। और अगर टेक्निकल होंगे तो अपने आप में यूनिटी ऑफ कमांड नहीं हो सकती, ठीक है, ये यूनिटी ऑफ कमांड नहीं हो सकती। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें जो यूनिटी ऑफ कमांड की बात कर रहे हैं, सो यू रिमेंबर, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड और प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन ये सब क्या है, आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, ओके। सो एलडी, अब एलडी वाइट दूसरे स्कॉलर हुए, उन्होंने कहा कि ये जो रूल्स हैं ये रूल्स है ही नहीं अपने आप में, they are only working rules of conduct with wide experience seems to have validated, कि ये तो कोई ऐसे रूल्स नहीं है जिसको हर जगह लगा लोगे। कह रहे हैं दे आर ओनली वर्किंग रूल्स ऑफ कंडक्ट, कि ऐसे कंडक्ट करना चाहिए, ठीक, ये बात है कि ऐसे कंडक्ट करना चाहिए, और ये तो कहीं भी लगाए जा सकते हैं और वास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से वैलिडेटेड हो सकते हैं। they provide no guidance as whether a given system should be highly centralized, auxiliary agency should be given more and fewer duties or authorities। अभी ये क्या है कि ये कह रहे हैं कि ये नहीं बताता ये सिस्टम, जो भी इनके कहना है, एलडी ये लूथर गुलिक और लिंडन उर्विक का जो कहना है, ये वेदर गिवन सिस्टम शुड बी हाईली सेंट्रलाइज, क्या ऊपर सारी सेंट्रलाइजेशन पावर होनी चाहिए या इसको डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, ये नहीं बता रहा। एक चीज कौन ये कह रहा है, एलडी वाइट की तरह, अगर सेंट्रलाइज होती है तो ये हो गया कि सारी पावर यहां पर है, डिसेंट्रलाइज होती है पावर यहां भी दे दी गई, ठीक है। तो एक तरीके से ये डिस्ट्रिक्ट है और ये तहसील है, एसडीएम कार्यालय है, सो यू हैव डिसेंट्रलाइजेशन, और उसके नीचे भी बहुत सारे ऑफिसेज हैं, ठीक, ये नहीं बता रहा। और ऑक्सिलरी एजेंसीज का कितनी पावर होनी चाहिए, ऑक्सिलरी एजेंसीज का मतलब है जो और डिपार्टमेंट्स को मदद करते हैं, जैसे सप्लाईज वाले जो मैंने बताया आपको, सफाई वाले, और टी कॉफी एसी की सर्विस, ये सब, ठीक है। तो ये इनको कितनी पावर देनी चाहिए ये भी नहीं पता है। और इन्होंने ये भी कहा कि थ्योरी इज मोर कंसर्न्ड विद वर्क देन द ह्यूमन बीइंग डूइंग इट। तो ये क्रिटिसिज्म है कि दे आर ओनली कंसर्न्ड विद वर्क, they are and human being is not much of the value for them। अब ये जो क्रिटिसिज्म है ये ऐसा नहीं है कि 100% ट्रू है ये वाला, तो क्योंकि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स की भी बात करी है, ठीक है, यहां पर देखो ह्यूमन रिसोर्स की भी बात करी है, ह्यूमन बींग्स की भी बात करी है, पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बात कहीं ना कहीं सच बैठती है
कि they are more concerned with the efficiency and effectiveness of work rather than a human being doing it. ठीक है. Okay, so this is Lyndon Urwick and Luther Gulick that we have completed, right? Now we are moving towards new thinker who is Max Weber. So this guy is Max Weber. Power is a chance to impose your will within a social context, even when opposed and regardless of the integrity of that chance. तो पावर क्या है? कोई भी सोशल रिलेशनशिप मतलब जैसे आपका और मेरा, मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हैं, आपका और आपके बॉस का, आपका और यहां जहां से आप पैसा खरीदते हैं, सॉरी सामान खरीदते हैं, एनी सोशल रिलेशन, ठीक है, वहां पर क्या है? पावर सोशल कॉन्टेक्स्ट में ये है कि आप अगर अपनी बात को मनवा पा रहे हैं, रिगार्डलेस कोई अपोजिशन कर रहा है फिर भी मनवा पा रहे हैं, तो आप पावरफुल हैं, ठीक है. ये तो ये लिखा हुआ है. खैर ये तो कोट है मैक्स वेबर का. अब हम वेबर की बात करते हैं. तो वेबर बेसिकली सोशियोलॉजी में एक्सपर्ट थे और उन्होंने ब्यूरोक्रेसीज को भी पढ़ा. और वेबर का ज्यादा जो एक इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि वेबर was somebody who gave the most accepted and comprehensive model to understand the modern bureaucracy, right? So that is why Weber is considered to be a person who is most authentic, who has most authentic, most clear vision of bureaucracy he has presented. Okay. So in classical approach to administration, वेबर का जो मॉडल है, ब्यूरोक्रेसी फाइंड्स अ सेंट्रल प्लेस. वेबर की ब्यूरोक्रेसी में है सेंट्रल प्लेस, ठीक है, ये ध्यान रखना है. वेबर की ब्यूरोक्रेसी में है सेंट्रल प्लेस, ये ध्यान रखना है एक चीज. और दूसरा ये है कि मैक्स वेबर जो है सिस्टमैटिकली स्टडी करने वाला ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने ब्यूरोक्रेसी को, स्पेशली ब्यूरोक्रेसी को सिस्टमैटिकली स्टडी किया. ठीक, मतलब पासिंग रिमार्क बहुत लोगों ने दिए, पर ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने सबसे ज्यादा क्या किया? सिस्टमैटिकली करा. एक सो ये जर्मनी में थे. और ये सब याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कौन सी यूनिवर्सिटी है, कहाँ पैदा हुए थे, पर हाँ एक तो किस समय तक थे तो हल्का सा आपको पता चल जाएगा. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो रही थी तब तक थे, तो ये भी उन्हीं के साथ एग्जिस्ट कर रहे थे जो आपके वुड्रो विल्सन हैं या एफडब्ल्यू टेलर हैं, हेनरी फेयोल हैं, उन्हीं के समय के ये भी हैं, है ना. और ही ज्वाइंड लॉ में चले गए, प्रोफेसर भी बन गए. थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये लिखी, जर्नल इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखी, प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म लिखी. अब ये जो किताब है प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, आपको बेसिकली इसका थोड़ा सा ध्यान है, इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है. ये क्या कहती है कि क्रिश्चियनिटी में पहले सुधार हुए, जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं उन्होंने ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किया. क्रिश्चियनिटी में जो अनसाइंटिफिक या ऑर्थोडॉक्स या क्लोज्ड टाइप ऑफ विचार थे धर्म में, उसको बदला और न्यू टेस्टामेंट लिखी. बाइबल में भी कुछ चेंजेस किए अपने अनुसार. और बेसिकली उसी समय से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स में क्या है, एक आपस में बहुत मारामारी और वायलेंस भी हुए हैं. तो प्रोटेस्टेंट्स का ये कहना था कि स्वर्ग और नर्क कुछ नहीं है, यही कर्म है, और कर्म करोगे तो ये भोगो दुनिया, ऐसा. दे हैड समथिंग ऑन दिस लाइन. सो दैट मेड पीपल वर्क फॉर वर्ल्डली प्लेजर. They realize that in this world only there is hell or heaven. So we have to work hard. If we will work hard, then we will achieve. So the spirit of capitalism also came from there. Spirit of capitalism का मतलब है कि basically जो capital investment था वो ज्यादा से ज्यादा होने लगा. People realize that we have to work hard, we have to earn, we have to work hard, all these things, right? Okay. So
Is Priya my new student? Priya, you are a student? Can you confirm? Okay, very good. So Priya, welcome to the class. Tell me, where are you from? Let me at least know you. Where are you from, Priya? Where is your hometown? What you have done? Please give me a very brief intro. You can type it down. Prakhar is also writing. He must be, maybe he has some query. Ambala, Haryana. Fine. What have you completed your graduation or you are doing? हाँ प्रखर, वो तो मैं बता दिया है, मिल जाएगा, थोड़ा सा तो इंतजार करना पड़ता है ना। क्लास कर लें, चेक करेंगे, उसमें लिखेंगे, एग्जाम रिव्यू जरूर देंगे, पर्टिकुलर हर किसी क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेगा वहां पर, क्या है बकायदा लिख के रेड पेन से, और वो मिल जाएगा आपको, चिंता ना करें, ठीक है। आप, हमें पता है आपने भेजा है और अब आपसे हमारी बात भी हो गई है, ठीक है, सो डोंट वरी। Okay, fine. You have completed your graduation. Cool. So, yes. So, Protestant ethic और spirit of capitalism में basically यही बताना चाह रहा हूं मैं। इन्होंने एक किताब लिखी, इन्होंने बताया कि कैसे, हाँ नोट्स भी मिलेंगे। देखो कुछ चीजों के जो नोट्स हैं, जैसे ये जो हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये सबसे बढ़िया आपकी बुक में ही दिया हुआ है, इसके लिए आपको अलग से नहीं चाहिए। बहुत सारी चीजों के एक नोट मैंने दिया है, एक आज आपको और जाना है, ठीक है। कुछ चीजों के नोट्स आपकी बुक में हैं जो सबसे बढ़िया हैं, उनमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी जो मदर बुक है प्रसाद एंड प्रसाद, इसके लिए वो ही पढ़ो, जहां पर नोट्स और बहुत सारी चीजें जो आपकी बुक्स में नहीं है, उनके लिए मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं, आई विल गिव यू। ओके, ये क्या आप पीपीटी तो मिल रही है ना आपको प्रखर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीडीएफ तो मिल रही हैं? हाँ ठीक है, तो यू विल गेट ओके। बट जो ये आपको, हाँ वो मिला था, अच्छा आप तो यहां नहीं आते हैं, वो नहीं मिला होगा आपको, प्रिंट जो स्कैंड मिल जाएगा, ठीक है, चलो रिमाइंड कराने के लिए, ठीक है, ये मिल जाएगा। ओके, अभी यहां पर आता हूं मैं। तो लिंकेज ऑफ रिलीजन और कैपिटलिज्म की बात करी, और यहीं से ब्यूरोक्रेसी भी आती है। देखो क्या हुआ कि पहली बार लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस बननी शुरू हुई, और एक सेंस ऑफ लोगों में जब आ गया कि हमें कैपिटलिज्म की तरफ जाना है, तो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर इन्वेस्टमेंट। अब अगर इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यू नीड अ स्टेबल लॉ एंड ऑर्डर, दंगा ना हो, मेरी कोई दुकान ना जला जाए, मैंने जो नई फैक्ट्री लगाई है उसमें चोरी ना हो जाए, कोई रात को बम ना मार जाए, और यही तो सब चीजें होती हैं। अगर आप मिडिल क्लास को भी देखो, मिडिल क्लास लॉ एंड ऑर्डर पे क्यों वोट करता है इतना, कहीं भी जो भी सरकार ये कहती है कि वी विल इंप्रूव लॉ एंड ऑर्डर, मिडिल क्लास को ये है कि यार मेरे पास जो थोड़ी बहुत ही प्रॉपर्टी है वो बची रहे, ठीक है, लूट फूट ना हो, nobody destroys my property, nobody loots it, I am completely okay, safe, ठीक है। तो यही तो अब जब ये आ गया आपके मन में, I have to be safe, तो इमेजिन करो, जब मैक्स वेबर भी यही कह रहे हैं, जब लोगों ने कैपिटलिज्म को अपनाना शुरू किया कि दे रियलाइज दे वांट अ बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ पीपल who would be looking after their investment, who would be looking for caring and protecting them, so they realize it is okay to have a specialized body, bureaucracy। ऐसे ब्यूरोक्रेसी फिर बढ़ती गई, ठीक है, ऐसे शुरुआत होती है ब्यूरोक्रेसी की। ओके, तो नाउ वेबर ब्यूरोक्रेसी का जो कंटेक्स्ट है वो है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी मेजर फर्स्ट डेवलपमेंट है थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बाद, की ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करती हैं,
उनकी थ्योरी बनाने के लिए ये पहले क्या है, पहले स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली आप देख लो, जब हम बात कर रहे थे साइंटिफिक मैनेजमेंट की, टेलर की, तो हम देख रहे थे 1903 में, 1906 में, 1911 में, उस समय वो क्या कर रहा है, लिख रहा है, और उसी समय वेबर भी कुछ लिख रहे हैं, है ना। सो दे ऑल आर कॉन्टेम्परेरी एंड दे हैव डन अ मेजर डेवलपमेंट इन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और दे वर दीज थ्योरीज जो हम अभी पढ़ चुके हैं और पढ़ भी रहे हैं, कुछ पढ़ चुके हैं और जो पढ़ रहे हैं, जैसे मैक्स वेबर की जो थ्योरी है, ये एक इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड जो बन चुका है, जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, लोग गांव से आके अब रूरल जगह पर रह रहे हैं, रूरल जगह से अर्बन सेटलमेंट हो रहा है, रूरल जगह से अर्बन सेटलमेंट हो रहा है, ऐसे घरों में रह रहे हैं, और दे हैव नाउ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। सो ये जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस थी, इनके लिए हमें थ्योरीज बिल्डिंग की जरूरत पड़ी, इसी के लिए ब्यूरोक्रेसी की भी जरूरत पड़ी। तो थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाज नीडेड टू ब्रिंग अ एफिशिएंसी इन फंक्शनिंग। अब हमने पुराने गांव में झोपड़ी में रहने वाले लोग, खेती वेती किसानी करने वाले लोग आ गए शहरों में, नाउ दे आर लिविंग इन सिटीज and they are living in cities and they have started their business, so they want this business to work efficiently। अब कोई तो होगा जो उनकी बात सुनेगा, वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है कैसे काम करते हैं। तो अब ब्यूरोक्रेसी की मांग हो रही है कि ऐसा होता कि हमारी लूट वूट रुक जाती। तो अब क्या हुआ, तब जो थिंकर्स हैं वो थिंक करना शुरू करते हैं, जो स्कॉलर, और तब आती है ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी। तो ये भी क्या है, फंक्शनिंग एफिशिएंसी लाने के लिए फंक्शनिंग में ये इसीलिए आई, ठीक है। तो वेबर क्या कह रहे हैं, मैक्स वेबर खुद से कह रहे हैं कि नो स्पेशल प्रूफ इज नेसेसरी टू शो दैट मिलिट्री डिसिप्लिन इज आइडियल मॉडल फॉर द मॉडर्न कैपिटलिस्ट फैक्ट्री। इसका मतलब क्या है, तो उनका ये कहना है कि वेबर ये कह रहे हैं कि इस बात की तो कहने की जरूरत ही नहीं है, इस बात की तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि मैं, ये सबको पता है कि अगर मॉडर्न कैपिटलिस्ट फैक्ट्री में अगर सबसे बढ़िया जो काम कर सकती है वो मिलिट्री टाइप ऑफ क्या है, लीडरशिप ही कर सकती है, मिलिट्री डिसिप्लिन। इसका मतलब ये भी क्या है, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं डिसिप्लिन से, डिसिप्लिन, ठीक है। आपको FW टेलर में याद आ रहा होगा, उसने भी डिसिप्लिन इंस्पेक्टर रख दिया था, ठीक है। सुपरवाइजर्स, डिसिप्लिनरी सुपरवाइजर्स रख दिए थे, यहां भी डिसिप्लिन की बात हो रही है। तो ये जितने भी क्लासिकल मॉडल्स हैं, ये डिसिप्लिन पे और क्लोज्ड मॉडल होते हैं, है ना, और ह्यूमन बीइंग्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। इनका जो मेन पर्पस है वो फंक्शनिंग और इफेक्टिव फंक्शनिंग और एफिशिएंसी पे ज्यादा है, ठीक है। और इन्होंने कहा, वेबर फेल्ट दैट मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन इज डिमांडेड, कि अब तो ये समय आ गया है कि लोग डिमांड कर रहे हैं, देयर शुड बी अ बॉडी टाइप which has rationalism, which can do all the things very effectively, and people are demanding it because we are seeing the big organization now, we are seeing the change in how the things are working, we are going towards the more complex function. If there are more complex function, then there has to be a body which would look after those complex functions, which will make sure that those complex functions are done properly. If that is the case, then it is a good win-win situation. That is what he is saying. Weber felt that emergence of modern bureaucratic organization is a demanded, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि मॉडर्न कल्चर में क्या है, मॉडर्न कल्चर में वी नीड अ, जिसका टेक्निकल और इकोनॉमिक बेसिस है, ठीक है, उसके लिए हमें कोई भी एक ऐसी चीज चाहिए जो बहुत ही प्रेडिक्टेबल रिजल्ट देती हो। मतलब ऐसा समझ लो उसे कि एक ऑफिस जो 9 बजे खुलता है 8 बजे बंद होता है, और वो 9:05 में नहीं 9 बजे ही खुलता है और 8 बजे ही बंद होता है, ठीक है, और उसको दिन और रात चल रहा है वो, तो जो प्रेडिक्टेबल रिजल्ट हो, जहां मैं अपनी बात कहूं तो मेरी कोई भी प्रॉब्लम 20 मिनट्स में सॉल्व हो जाए,
ये है प्रेडिक्टेबिलिटी। तो एक तरीके से ये क्या है, साइंटिफिक भी है ना, डेटा पे आधारित हो, दैट शुड बी डेटा बेस्ड, दैट शुड बी प्रेडिक्टेबल, दैट शुड बी कैलकुलेटिबिलिटी ऑफ रिजल्ट, मतलब मैं कैलकुलेट कर सकूं कब मेरा काम हो सकता है, कैसे हो जाएगा। अब ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा एक ही बॉडी कर सकती है, वो जो कि हाईली टेक्निकल होगी और स्पेशलाइज्ड होगी, वो ही कर सकती है, ठीक है। सो ये कह रहा है पेक्युलियरिटी ऑफ मॉडर्न कल्चर एंड स्पेसिफिक ऑफ इट्स टेक्निकल एंड इकोनॉमिक बेसिस demands the very calculability of results. So if you want to do any economic activity, if you want to open a gym or a think tank, ठीक है, you have to be predictable, कि आप लगातार एक जैसा काम बढ़िया करते रहते हो, so there would be calculability of result is there, and you need to have then people working for it who are trained, who have good communication skills, who can solve the problems very easily. Okay, I believe this is clear, right? So capitalist market economy, कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी। अभी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है ये तो पता है ना, प्राइवेट सेक्टर का जहां बोलबाला होता है, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेटेड जो होती है, सरकारी सेक्टर नहीं, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेटेड, ठीक है। सो कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी डिमांड्स कि ऑफिशियल बिजनेस जो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, मतलब इसका ये समझ लो कि इंडिया में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, लेट अस सपोज, अभी यहां पर इंडिया का ही एग्जांपल लेके बताता हूं, ठीक है, यहां पर कुछ बिग बिजनेस हाउसेज हैं, टाटाज हैं, ठीक है, अडानी अंबानीज हैं, टाटाज हैं, किर्लोस्कर है, और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो ये क्या डिमांड करते हैं? ये डिमांड करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा होना चाहिए जो अपनी डिसीजंस को प्रिसाइजली जल्दी ले सके, अनएम्बिग्यूअस हो, हमें ये पता चले कि वेयर टू इन्वेस्ट, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। ऐसा ना हो कि हमने आज यहां पर एक फैक्ट्री खोली, कल को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आ गया, कह रहा है कि नहीं जी ये तो आपने यहाँ अवैध कब्जा किया है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए एनओसी होनी चाहिए पहले से, ठीक है, विद डिस्चार्ज, अनएम्बिगुअसली, कंटिन्यूअसली काम करें, एंड विच एज मच स्पीड एज पॉसिबल। तो कोई भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिज्म का मेन गोल क्या है कि ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को लाना, और कैपिटलिज्म का मेन गोल है प्रॉफिट। कोई समाज सेवा के लिए तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनती नहीं है। सो अगर ऐसी इकोनॉमी में हमें लगातार काम करते रहना है, देन वी नीड अ बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स who would be looking after all the functions. They would be ensuring कि इन्वेस्टमेंट हो सके, they will be ensuring कि सही से रेगुलेटरी फंक्शन हो सके, कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो जल्दी सॉल्व हो सके। सो स्पीड से तभी काम होगा जब हमारे पास एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन होगा जो कि काम कर सकेगा जल्दी। तो अब हमें जब पता चल गया कि बैकग्राउंड क्या है, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेसी की जरूरत पड़ी, क्यों ऐसे लोगों की जरूरत पड़ी जो मेरिट से सेलेक्ट होते हैं, जिनका काम है क्या लगातार एक ही काम को बार बार लागू कराना, एग्जीक्यूट कराना, क्यों है ऐसा, ठीक है, ये इसके पीछे के कारण है। अभी एक चीज और समझनी है आपको, जब आप लोग ब्यूरोक्रेसी से क्या समझते हैं अभी बताओ। अगर मैं इंडिया में कहूं व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी, तो क्या होता है ब्यूरोक्रेसी? कोई लिख के बता सकता है? नेचर ऑफ मशीनरी, ठीक है, इन गवर्नेंस, ठीक है, अभी ठीक है ये भी। अभी देखो क्या है कि ब्यूरोक्रेसी एक किसी भी सिस्टम की क्या होती है, स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है या क्वालिटी है
ये कोई भी बॉडी ब्यूरोक्रेटिक हो सकती है, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी ब्यूरोक्रेटिक नेचर की हो सकती है। एक बुक स्टोर, प्राइवेट बुक स्टोर में भी ब्यूरोक्रेसी हो सकती है, ठीक है। सो ब्यूरोक्रेसी इज नॉट सम सर्विसेज। आप भारत में whenever you are in India and we talk, then if somebody asks you where do you want to work, so you can say I want to work in bureaucracy, fine, but bureaucracy is a type of organization, it is not per se civil services। हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी या ज्यादातर देशों में bureaucracy is equated with the civil services, but bureaucracy is a character, bureaucracy is a feature which may be found in any place। if any organization is working by rules, there is a communication by paper, it is hierarchy ridden, it has definite role and specialization, and people are given wages, people are selected on basis of merit, then it has a bureaucratic tendencies। it can be a pawn shop, it can be a 5-star hotel, it can be a coaching institute, it can be a civil services। इज दैट राइट? तो ये समझना है, ब्यूरोक्रेसी कैरेक्टरिस्टिक है, कोई एक सर्विसेज का नाम नहीं है। जहां पर भी जो मैंने बताया रूल से काम होगा और कम्युनिकेशन कागज के थ्रू होगा, हायरार्की है, एक के नीचे एक होगा, ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो रहा है, फॉर्मल सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, देयर इज अ ब्यूरोक्रेसी इन दैट, राइट? that organization has a bureaucratic tendencies or characteristics or features, right? So bureaucracy can be found in university, in private shop also. Any big organization, most of the big organization has bureaucracy in them, right? Government department have most they are highly bureaucratic in nature, that is why we say bureaucracy is equal to civil services. But now it should be clear to you that bureaucracy is not equal to civil services. Bureaucracy is a type of organization, is the type which Max Weber is also talking about. Okay, so okay, fine. Now अब देखो ये क्या कह रहा है, the bureaucracy is a circle from no one can escape, its hierarchy is a hierarchy of knowledge। तो ब्यूरोक्रेसी से कोई भी बच नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो भी हायरार्की होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5, ये क्या है, नॉलेज की हायरार्की है। जैसे जैसे नॉलेज आगे बढ़ेगी तब यहां जा पाओगे, ठीक है। और यहां पर कोई भी यहां से उछल के यहां नहीं आ पाता, क्योंकि नॉलेज बढ़ने में टाइम लगता है, ठीक। तो बेसिकली जो वर्ड ब्यूरोक्रेसी है उस दैट वाज नॉट discovered by Max Weber, rather it was a French economist in 1745, Vinci de Gournay, who discovered invention of this word happened bureaucracy। तो ब्यूरो का मतलब क्या है? ब्यूरो का मतलब है राइटिंग टेबल, टेबल जिसमें लिखते हैं ना वो होते हैं ब्यूरो, और क्रेसी मींस रूल। तो टेबल, ऑफिस, पेन, कॉपी जहां रखी है, चेयर रखी है, वो तो है ब्यूरो, और उसके थ्रू जो रूल होता है वो है ब्यूरोक्रेसी। ये है बिल्कुल क्रूड सेंस में, दैट इज इन द क्रूड सेंस। सो यू कैन थिंक कि एनी ऑफिस वेयर देयर आर टेबल्स, देयर इज पेन, पेपर, सिटिंग अरेंजमेंट एंड दे आर रूलिंग, क्रूड वे में वहां पर ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है। बिकॉज द ब्यूरो टर्म इज कमिंग फ्रॉम राइटिंग टेबल एंड ऑफिस, एंड क्रेसी इज रूल। So bureaucracy is rule of the officials, because mostly officials are sitting on table, chairs and doing their work in offices, right? तो ये धीरे धीरे क्या हो गया कि ये स्टैंडर्ड बन गई, और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये आ गया, पॉलिटिकल वे ऑफ कम्युनिकेशन में ये ब्यूरो प्लस क्रेसी का मतलब हो गया रूल ऑफ ऑफिशियल। धीरे धीरे ये एक्सपेक्ट कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया कि यस, व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी इज रूल ऑफ ऑफिशियल्स, ठीक है।
और या फिर जर्मन के लोग इसके बारे में लिख रहे थे तो लोगों ने सोचा कि जर्मनी का है, ठीक है। और कार्ल मार्क्स आल्सो डिस्कस्ड ब्यूरोक्रेसी एट सर्टेन टाइम्स। तो अभी तो हम मैक्स वेबर की बात कर रहे हैं, एक स्कॉलर है कार्ल मार्क्स भी, ठीक है, जो कि हिस्टोरिकल सेंस में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। और जो who considers this world to be divided into two groups, there is bourgeois and the another is proletariat, right? And he has a view, and he said that bureaucracy is basically the agent of powerful to maintain the status quo and govern the poor, and it always favors the powerful elite. तो मैक्स वेबर भी यही कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना, वो लोगों, ऐसे लोगों का रूल है जो हमेशा जो पावर में होते हैं उनको ही फेवर करते हैं, राइट। ये है इस कहने का मतलब कि ब्यूरोक्रेसी इज अल्टीमेटली फेवरिंग द प्रोलेटेरियट्स, सॉरी द बुर्जुआ मतलब जो गवर्निंग बिजनेस पर्सनैलिटी, बिजनेस सेक्टर, एंड अल्टीमेटली जो कि नीचे वाले लोग हैं वो सफर करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी हमेशा स्टेटस को बनाने चाहिए, तो लॉ एंड ऑर्डर इसलिए संभालती है वो, ताकि गरीब लोग अमीरों के साथ क्या ना करे, कुछ गड़बड़ ना करे, और अमीरों के अनुसार ही वो चलती है। ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था, ठीक है। तो मैक्स वेबर, अब हमने देखा कि मैक्स वेबर के बारे में जाना, what were the reasons why bureaucracy came, and I told you that it is a evolution when there was a type of organization which was basing themselves on specialization, type of organization which were becoming complex, type of organization which were there to solve the problem of the people, type of organization where we were seeing capitalist economy coming up, right? So there now Max Weber talked about authority, about power, about legitimacy in his work. So let us see what he has to say about it. So Max Weber's concept of bureaucracy is closely related to his ideas on legitimacy of authority. So basically authority, power plus legitimacy becomes authority, right? तो जो मैक्स वेबर का जो ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो भी इसी से रिलेटेड है। और उसने कहा कि किस टाइप की ऑथोरिटी होती है बेसिकली। तो ही सेड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑथोरिटी। तो एंड ही वर्कड ऑन थ्योरीज ऑफ डोमिनेशन, लोग कैसे कर पाते हैं एक दूसरे पे, हाउ लीडरशिप, व्हाई पीपल एक्सेप्ट लीडरशिप एंड हु बिकम्स लीडर, एंड लेजिटिमेसी ऑफ ऑथोरिटी। मैं कोई भी बात कह रहा हूं किसी के सामने, why he or she would accept me as a legitimate person, because either he or she will check कि मैंने कोई एग्जाम निकाला है नहीं निकाला है, ठीक है। नंबर 1, क्या मैं पढ़ा लिखा हूं या नहीं हूं, मेरी कोई पब्लिकेशंस हैं, बुक में चैप्टर्स हैं, कहीं किताबें छपी हैं नहीं छपी हैं, अगर वो है, so my legitimacy is now with in their eyes, and whatever I would say they will listen to it carefully. Why you must have seen प्रधानमंत्री जी is saying कि हमें क्या करना चाहिए, हमें स्वच्छ भारत करना चाहिए, हमें दिए जलाने चाहिए, थाली बजानी चाहिए, spreading awareness. Why people do? Because people think ये प्रधानमंत्री है and he is legitimately over there, legitimacy है, he has come because of he has won the election. So now people are, or for that matter, if you and I would stand in front of Karol Bagh some चौराहा and we will say to people, रुक जाओ भाई, इधर से मत जाओ, यहाँ पर ट्रैफिक जैम हो रहा है, nobody would listen to us. The moment if some police wala will come, they would listen to him, because in their eyes he is legitimate. Okay, he has a origins which he can justify. He is coming there with a backing of law, right? So वेबर ने ऑथोरिटी, पावर और कंट्रोल को भी क्या किया, डिफरेंशिएट करने की कोशिश करी, ठीक है। उसने कहा कि अ पर्सन इज कैन बी सेड टू बी इन पावर। पावर कब होती है कि कोई भी सोशल रिलेशन है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है,
ये इसको अपनी बात मनवा रहा है, एंड he is not ready to listen him, then also he is making him to follow his words, then despite resistance, then this person has power. Such exercise becomes controlled. ठीक है, और इस एक्सरसाइज को अगर हम कंट्रोल कर ले, हमने पावर है हमारे पास, इसको कंट्रोल जब हो जाती है तो ये ऑथोरिटी बनने लगती है। ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या हो जाती है, लेजिटिमेसी आ जाती है। तो पुलिस वाले के पास ये पावर है और कि वो लोगों को रोक सकता है। सो दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द पुलिस डिपार्टमेंट। ओके, सो ऑथोरिटी मैनिफेस्ट व्हेन अ कमांड ऑफ डेफिनिट कंटेंट इलिसिट ओबीडियंस ऑन द पार्ट ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स। तो ऑथोरिटी तब बन जाती है कि जो कोई भी चीज एक कही जा रही है वो ओबीडियंस बन जाती है इंडिविजुअल्स के लिए। तो आपने एज अ ऑफिसर कुछ कहा और लोग ऑब्लाइज कर रहे हैं, उसे मान रहे हैं। ठीक है, और फॉर वेबर ऑथोरिटी वाज ऑथोरिटेरियन पावर ऑफ कमांड। ये कहा पावर को कमांड कर रहे हैं और ऑथोरिटेरियन पावर है इनके पास, क्योंकि वो उसके पीछे क्या है, बैकिंग है लॉ की, तो वो बन जाती है ऑथोरिटी। ठीक है, तो ऑथोरिटी इक्वल टू पावर प्लस लेजिटिमेसी। तो अब यहां पर वो क्या कह रहा है, कमांड करना, किसी चीज को बताना, और लोग तुम्हारी बताई हुई बात मान रहे हैं तो तुम्हारे पास पावर है। कई बार चाह रहे हैं लोग नहीं करें यार ऐसा, फिर भी ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी पावर उनको क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है। अगर कोई मानने से मना कर दे, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हारी पावर खत्म, तुम्हारी ऑथोरिटी खत्म। तो इसी के लिए क्या है, बहुत सारी प्री कंडीशंस भी हैं। अभी हम आगे चलते हैं। और वेबर ने यह भी बताया कि टाइप्स ऑफ ऑथोरिटीज भी होती हैं। सो वेबर बिलीव दैट ऑथोरिटी कैन बी एक्सरसाइज्ड एज लॉन्ग एज इट इज लेजिटिमेट। ऑथोरिटी तभी मानी जाती है जब लोग ये मानते हैं कि हाँ ये न्याय संगत है, दिस हैज सम बैकिंग। फॉर एन एग्जाम्पल, तुम्हें पता है सद्दाम हुसैन कहां का था और कर्नल गद्दाफी कहां का था? एनी आइडिया? कर्नल गद्दाफी? नो आइडिया? नो 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 नो। सद्दाम हुसैन तो वॉज इन इराक, कर्नल गद्दाफी वॉज इन लीबिया। दोनों ही डिक्टेटर थे और अपने ही देश में मारे गए। सद्दाम को तो फांसी पे चढ़ाया था अमेरिका ने, और गद्दाफी को पाइप के अंदर घुसा हुआ था तब ना निकाला, और राष्ट्रपति था 15-20 साल से, राइट। तो क्यों? क्योंकि लोगों के मन में उसकी लेजिटिमेसी खत्म हो गई कि इसने तो कब्जा करके कर रखा है। किम जोंग उन है, किम जोंग उन, ये जो किम जोंग उन है ये बेसिकली उल्टे सीधे काम करता रहता है। अभी यू हैव सीन दैट ही ऑर्डर्ड किलिंग ऑफ 2 टीनेजर्स ऑफ नॉर्थ कोरिया बिकॉज दे वर वॉचिंग द मूवीज ऑफ साउथ कोरिया। अब लोग इसको लेजिटिमेट मान रहे हैं, एक समय आएगा इसके विरोध विद्रोह कर देंगे, क्या नहीं हम नहीं मानते इसे। ठीक है, या चाइना में आपने लॉकडाउन देखा, चाइना में बहुत लोगों ने दे ट्राई टू से कि हाँ भैया ओके वी विल लिसन टू जीरो लॉकडाउन, जीरो कोविड पॉलिसी, बट जब बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया दे सेड अबे जाओ हम नहीं मान रहे, अब विरोध कर दिया। ठीक है, नाउ लेजिटिमेसी वेंट डाउन। जैसे ही लेजिटिमेसी वेंट डाउन, ठीक है, तो बिकॉज इट इज बिकमिंग अनबियरेबल, सो एज लॉन्ग एज इट इज लेजिटिमेट द ऑथोरिटी कैन बी एक्सरसाइज। ही डिवाइडेड ऑथोरिटी इनटू 3 टाइप्स, और हर किसी के लिए सोर्सेज ऑफ लेजिटिमेसी भी बताया कि किन वजह से, क्या उसके पीछे का सोच है। ठीक है, ये बताया। और इसके अलावा अभी ये 3 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे यहां पर। ठीक है, उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि 5 एसेंशियल कंपोनेंट हैं ऑथोरिटी के, वो जो कह रहा है देयर आर 5 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ऑथोरिटी। क्या है वो कंपोनेंट्स? एन इंडिविजुअल या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हु रूल, तो ऐसे लोग चाहिए जो शासन करेंगे। ठीक है, या तो एक व्यक्ति चाहिए, राजा है या राजा का समूह है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, गवर्नमेंट में रहने वाले वो राज कर रहे हैं, या फिर ब्यूरोक्रेसी है। ठीक है, एन इंडिविजुअल और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हु आर रूल्ड।
शासन करने वाले लोग हैं, देन देयर आर आल्सो पीपल हु आर रूल्ड, हमारे ऊपर शासन करा जा रहा है. सो वी आर सेइंग यस, हमारे ऊपर शासन कर लो. अगर नहीं कह रहे होते तो हम विरोध कर देते, वी वुड हैव गॉन इनटू रिवोल्ट, पर वैसा तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकार की लेजिटिमेसी है हमारे यहाँ. पर 1857 में तो हमने उखाड़ फेंकने की कसम खा ली थी और 1947 में उखाड़ भी फेंका ब्रिटिश को, क्योंकि उनकी लेजिटिमेसी हमारे यहाँ खत्म हो गई. क्यों? क्योंकि वी came to know कि they are here to exploit us, to take away our every single penny from us, and they are working for their own self-aggrandizement, their own self-benefit. They have nothing for us, right? Yes, ये है कारण. तो विल ऑफ द रूलर ये है कि विल, रूलर के पास विल है कि मैं आई वॉन्ट टू चेंज द कंडक्ट ऑफ द रूल्ड, राइट? सो विल ऑफ द रूलर को आप ये समझ सकते हो कि nobody can come out in the COVID curfew, right? Nobody would be there on the street. So will of the ruler, to influence conduct of the rule, everybody would stay at home. ठीक है? एंड एक्सप्रेशन ऑफ दैट विल और कमांड, एक्सप्रेशन कैसे होगा? पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन घूम रहा है, जो बाहर निकल रहे हैं मुकदमा कायम कर दो, उठक बैठक लगाओ, इन पे फाइन लगाओ. एक्सप्रेशन भी हो रहा है, केवल कहने भर से नहीं होगा कि घर से मत निकलिएगा रात को, ठीक है, ये सब करने से नहीं होगा, या ड्रग्स का यूज ना करिए. कमांड है, उसको लागू करने के लिए लोग हैं और विल भी है और दिखाया भी जा रहा है, अगर नहीं करोगे तो ये होगा. ये भी एविडेंस होनी चाहिए ऑफ रूलर्स इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव डिग्री ऑफ कमांड, एविडेंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द रूलर्स. रूलर जो है उनका इन्फ्लुएंस है लोगों पे और उनकी कमांड मानी जा रही है. और ये भी होना चाहिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एविडेंस कि लोग उनकी कमांड को ओबे भी कर रहे हैं. अगर ये सब हो रहा है तो ये ऑथोरिटी के क्या है? कंपोनेंट हैं. कोई है जो कह रहा है कि तुम्हें ऐसे, कोई इंडिविजुअल है जो रूल कर रहे हैं, कुछ इंडिविजुअल ऐसे हैं जिन पे रूल हो रहा है. रूलर है, वो रूल होने वाले लोगों का कंडक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और इसके अलावा वो क्या कर रहा है? रूलर्स की कमांड लोग मान रहे हैं, और ऐसे लोग हैं, इसका भी एविडेंस है कि हाँ वो अपने रूलर की कमांड मान रहे हैं. ठीक है, एविडेंस इसके हैं. अगर ये होता है तो फिर ये 5 एसेंशियल कंपोनेंट्स बताए हैं मैक्स वेबर ने ऑथोरिटी के. So an authority exists as long as there is legitimate by the rule, accepted as legitimate. तो जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जिन पे राज हो रहा है, दे आर सेइंग कि भैया ठीक है, तब तक वो शासन चलेगा, नहीं तो विद्रोह हो जाएगा, उखाड़ के फेंक देंगे लोग. ठीक है. तो एक्सप्लेनिंग द ऑथोरिटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, वेबर ने कंक्लूड किया कि ऑल एडमिनिस्ट्रेशन मींस डोमिनेशन. हर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यही होता है कि डोमिनेट करना है. अब इसको ऐसे समझा जा सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और ये है माफिया. ठीक है, यहां पर हैं स्मगलर्स. ठीक है, ये फिरौती लेते हैं, ये ड्रग्स सप्लाई करते हैं. अब ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है. अब ये अपना काम करना चाह रहे हैं. ये हमारे देश में क्या कर रहे हैं, या तुम जहां पोस्टेड हो उस डिस्ट्रिक्ट में, दे वांट टू स्प्रेड. सो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्या किया, इनके घर जाके बुलडोज कर दिया. अब ये डोमिनेट कर पा रहा है, इन पे कहा घर तो बुलडोज करिए, घर को, घर वालों को भी जेल में डालूंगा, तुम्हें भी जेल में डालूंगा. तो ऑल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स अ डोमिनेशन. यहां पर एक ही व्यक्ति डोमिनेट कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. क्यों? इसके पीछे गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी है. पावर जो मिली है वो ऑथोरिटी के रूप में अब इसके पास है, लिखी हुई है वो. सो ही कैन टेक एक्शन, राइट? सो he categorized the person in organization as those who are accustomed
accustomed to obey commands. तो कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा बात मानेंगे ही कि ऐसा करना है, यस सर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, जो आप कह दोगे वो कर देंगे। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग डोमिनेशन कंटिन्यू होता रहे क्योंकि वो ड्राइव बेनिफिट कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि यही सरकार बनी रहे, सरकार दूसरी पार्टी की ना आए। क्यों? क्योंकि इस पार्टी का जो डोमिनेशन है, ठीक है, किसी भी स्टेट में XYZ कोई भी पार्टी है तो उनके साथ उनके इंटरेस्ट मिले हुए हैं। दे हैव लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम देयर साइड, they have invested in some party, they have invested in some project which needs backing of the political power. The moment political power and leaders would shift into the opposite party, they will feel the problem कि अब तो हम कैसे अपना जुगाड़ करें, है ना। तो ये है तो फिर persons in organization ऐसे भी होंगे, participate in the domination in the sense that exercise the function is divided among them. तो खुद भी तो ऐसे भी लोग हैं जो ओबे कर ले रहे हैं चुपचाप कमांड की सर जो आप कहेंगे वो सही है। कुछ साइड में खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है यार जो हो रहा है सही चल रहा है क्योंकि मुझे तो सैलरी मिल रही है, यही चलता रहे। कुछ ऐसे भी हैं कि ठीक है हम आ गए हैं, तुम डीएम हो तो हम एसडीएम है, और तुम डीएम हो तो हम सीडीओ हैं, और तुम डीएम हो तो हम आईपीएस ऑफिसर हैं, चलो मिलके करेंगे। अब फंक्शन डिवाइड कर लिया, मैं आईपीएस, तुम डीएम, एक और बंदा सीडीओ हो गया, चलो अब मस्त इस शासन करेंगे। तो पार्टिसिपेट इन डोमिनेशन, अब ये भी ऐसे भी लोग हैं। और फिर है होल्ड देमसेल्व्स इन रेडीनेस फॉर एक्सरसाइज ऑफ दिस फंक्शन। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि ठीक है जैसे ही ये काम शुरू होगा उसके लिए रेडी रहते हैं काम करने के लिए, ठीक। सो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि पर्सन्स इन ऑर्गेनाइजेशन भी उन्होंने बताया कि कैसे कैसे होते हैं। तो कुछ हैं जो कमांड देने के लिए हैं और कमांड मानने के लिए हैं, कुछ है जो चाहते हैं कि ये जो कमांड जो दे रहा है और जिसे दे रहा है चलता रहे क्योंकि मुझे सैलरी मिल रही है। कुछ हैं जिन्होंने कहा कि अब हम इस काम को डिवाइड कर लेते हैं, इसमें कमांड मैं दूंगा, इसमें तुम देना, इसमें तुम देना। और बहुत सारे लोग हैं इनके साथ कि जो भी कमांड आएगी हम तो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसे लागू कराने में मदद करेंगे, ठीक है। तो वेबर डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेशन एज डोमिनेशन और एक्सरसाइज ऑफ ऑथोरिटी, ठीक है। वाइल जो और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं वो बता रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी या सर्विस, पर वेबर कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं है ऑफिस खोल के सुबह जाना, फाइल पे सिग्नेचर कराना, ठीक है, और शाम को मेल भेज देना इलेक्शन कमीशन को कि मेरे यहाँ तो सब बढ़िया चल रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। तो क्या है फिर? तो ये है कि एक्सरसाइज यहां पर क्या हो रहा है, डोमिनेशन हो रहा है। इन्होंने कहा कि और लोग जो सोशल साइंटिस्ट कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ठीक है वॉट एवर इज देयर, इट इज ऑल अबाउट रूल्स, इट इज अबाउट परफॉर्मेंस, कैसा कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। पर यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं है, यहां पर अकॉर्डिंग टू वेबर एडमिनिस्ट्रेशन इज डोमिनेशन। every administrative action is a domination। तो जैसे वो शाहरुख खान कहता है कि यहां पर एक ही गुंडा हो सकता है चक दे इंडिया में, तो वैसा ही है। तो डीएम सबसे बड़ा जिसे हम कहेंगे प्रभावशाली ताकतवर व्यक्ति है, ऐसे ही पुलिस में आईपीएस सबसे ताकतवर व्यक्ति है, बिकॉज ही कैन डोमिनेट एवरीबडी एल्स। So one who can dominate everybody else is the biggest dominator and he has most authority with him, right? So this is what person and organization को characterize किया, और वेबर ने अपनी जो authority वो कही कि it is all about domination। others are saying कि नहीं administration, so it is about change, development कर लो, कि नहीं कैसे कर पाओगे डेवलपमेंट। एक गुंडा है वो कह रहा है मैं सड़क नहीं बनने दूंगा, तो तुम्हें डोमिनेट करना ही पड़ेगा वहां के, तुम उसको कहोगे कि भाई हट जा, नहीं हटेगा बुलडोजर चढ़वा दोगे, तो डोमिनेशन है। अब देखो एक मिनट,
Okay, so Weber classified authority into pure or ideal type based on claim to the legitimacy. यहां पर किसी भी ऑथोरिटी के पास लेजिटिमेसी आ रही है कहीं ना कहीं से, उसकी बैकिंग आ रही है कि वो ऑथोरिटी को एक्सरसाइज करना चाह रहा है. और वेबर क्लासिफाइड ऑथोरिटी इनटू प्योर या आइडियल टाइप. प्योर टाइप या आइडियल टाइप का ये मतलब है कि आइडियली कैसी हो सकती है. इसने जो ब्यूरोक्रेसी की भी बात करी है, जो हमारी और तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी है जिसको हमें फॉर द सर्विसेज यू आर प्रिपेयरिंग, वो है इसमें लीगल और रैशनल ब्यूरोक्रेसी. उसने कहा कि आइडियल टाइप ऐसी होगी, आइडियल, मोस्ट आइडियल. ठीक है, आइडियल का मतलब है 100% जो मैंने सोचा वही है, तो वो आइडियल है. पर कोई भी ब्यूरोक्रेसी आइडियल ग्राउंड पे होती नहीं है. मैं बताऊंगा अभी कैसे नहीं होती है. ठीक है, पर जो वेबर लिख रहा है वो उस समय आइडियल टाइप की सोच रहा है कि 100% अगर कोई बॉडी ऐसी हो जाए जो मैं सोच रहा हूं तो वो ऐसी दिखेगी जो यहां पर है. ठीक है, सो मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी जिसमें मैं और आप लोग इन्वॉल्व हैं वो लीगल रैशनल है, जो थर्ड टाइप है. उससे पहले उसने दो और टाइप की बात करी है, उसको हम देख लेते हैं. सबसे पहले ट्रेडिशनल ऑथोरिटी की बात करिए कि ट्रेडिशनल ऑथोरिटी कहां है. ट्रेडिशनल ऑथोरिटी में लेजिटिमेसी क्यों आ रही है, क्यों लोग ट्रेडिशनल ऑथोरिटी मानते थे, क्यों लोग राजाओं को मानते थे, क्यों लोग रानियों को, बादशाहों को मानते थे. उसका कारण था. उसका क्या कारण था? उसका यह कारण था कि यहां पर ट्रेडिशन ही क्या थे, रूल्स थे. ट्रेडिशन ही रूल्स थे. कोई राजा कह रहा है अपने को राजा महाराजा अधिराज, ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट अपने को कह रहा है, तो लोग मान रहे हैं कि हाँ चक्रवर्ती सम्राट है. चाणक्य कह रहे हैं कि जो राजा है अगर उसकी बात नहीं मानी जाएगी तो इंद्र की तरह क्या होगा, उस पर वज्रपात होगा, इंद्र की तरह सजा मिलेगी. नहीं सॉरी, इंद्र, अगर राजा की बात मानोगे तो इंद्र आपको देंगे स्वर्ग, और नहीं मानोगे तो फिर आपको मिलेगी मौत. ये बात कर रहे हैं. और आप पे द इविल इंपैक्ट ऑफ डेथ विल फॉल ऑन टू यू. यमराज आपको सजा देंगे, ये कह रहे हैं चाणक्य. और अगर आपने राजा की बात मानी और उसका सहयोग किया तो इंद्र आपको स्वर्ग देंगे. अब यहां क्या, ये लेजिटिमेसी बनाई जा रही है राजा की, है ना. समुद्रगुप्त के बारे में लिखा जाए प्रयाग प्रशस्ति में कि भाई समुद्रगुप्त बहुत महान राजा था, ऐसा था वैसा था. ठीक है, कहीं पर डिवाइन किंग की ओरिजिन है, और ऐसा ही होता आ रहा है पिछले 1000 साल से. तो लोग मान रहे हैं कि ये ट्रेडिशन है, इसको मत करो, राजा सूर्य का अवतार है, कोई ऐसा बोल रहा है. ठीक है, सो ट्रेडिशनल ऑथोरिटी, ट्रेडिशन से अपनी लेजिटिमेसी आती है कि ओबीडियंस इज गिविंग नॉट टू द रूलर्स बट टू द रूल्स बट टू द रूलर्स, नॉट टू द सुपीरियर्स बट टू द चीफ्स. अभी ओबीडियंस जो है वो रूल नहीं मान रहा है बंदा, वो रूलर्स की बात मान रहा है. कल एक रूल निकला कि भाई द सन राइजेज इन द ईस्ट. सबने कहा यस, सन राइजेज इन द ईस्ट. कल को राजा आया, सन राइजेज इन द साउथ. ठीक है, सन राइजेज इन द साउथ. अगले दिन कहता है सन राइजेज इन द वेस्ट. फिर उसके अगले दिन कहता है सन राइजेज इन द नॉर्थ. सब उसकी बात मान रहे हैं. क्यों? क्योंकि यहां रूलर को देखा जा रहा है. रूलर जो कहता है वही जिल्ले इलाही है, वही चलता हुआ भगवान है, खुदा है, सब वही है. चीफ जो ऊपर वाले हैं बस उन्हीं को जा रहा है, ये नीचे 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 लोग हैं. ये वाला कुछ और कह रहा है कि यार देखो राजा ने ये डिसीजन लिया, ये ठीक नहीं है, तुम ऐसा करो. ये कहेगा नहीं भैया हम तो इनके नीचे रहते हैं, हम तो यही करेंगे. ठीक है, न्यू रूल्स आर नॉट इनेक्टेड, दे आर फाउंड. इसका मतलब क्या है कि ओके क्या हो गया है, समस्या है सर, वी आर हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. व्हाट इज द प्रॉब्लम सर? सम पीपल आर नॉट अबाइडिंग बाय आवर लॉज. ओके, तो एक काम करो, देखो जरा कहां पर ऐसे लोगों के लिए क्या होता था. तो पुरोहित आ गए, अरे साहब ऐसा आपसे 300, आपकी
35वीं जनरेशन पहले तो ऐसा कर देती थी, ओके ठीक है ऐसा ही कर दो। तो अब यही बताया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी 30 जनरेशन पहले ऐसा कर रही थी, तो ये ट्रेडिशन है। बस राजा अपने हर काम के लिए ट्रेडिशन का सहारा ले लेता था, और उसके पास कौन होते थे ऐसे बहुत सारा आपस में, जैसे भारत में होंगे तो पुरोहित होंगे कि ये तो ट्रेडिशन है, सूर्यवंशी राजपूत हो गए, चंद्रवंशी राजपूत हो गए, इनके यहाँ तो ऐसा ही होता आया है, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ जो राजस्थान में है, अगर आप जाओगे तो वहां सिसोदिया राजपूत है ना, मेवाड़, वहां पर ऐसा है, वहां पर आप जाओगे उनके पुरोहित आपको बहुत चीज बताते हैं, मैं खुद गया हुआ हूं है ना, महल वहल घुमाए, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है कि न्यू रूल्स आर नॉट इनेक्टेड, दे आर फाउंड, ओनली डॉक्यूमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ आर डॉक्यूमेंट्स ऑफ ट्रेडिशन नेमली प्रीसीडेंट। तो पोथी तुमने देखा है भारत में, वो पोथी होती है एक, डू यू नो भाट, जानते हो आप भाट? भाट अपने परिवारों, आपके परिवार का 10-10 पीढ़ी के पीछे लिख के ले जाते हैं, और फिर वो बताते हैं कि आपसे 7-8 पीढ़ी पहले ऐसे लोग थे, वैसे लोग थे। डू यू नो एनी आइडिया? नो? ओके। तो ये भाट जो होते हैं, ये भारत में ट्रेडिशंस रखते हैं। अगर आप जाओगे ऋषिकेश, हरिद्वार, यहां भी बहुत लोग हैं कि पंडित पुरोहित होते हैं, वो आपकी 4-4, 5-5 जनरेशन पहले के नाम पता कर लेंगे, और आप कहोगे अबे यार मुझे तो पता ही नहीं कभी। तो ये होते हैं, ये ऐसे लोग क्या करते हैं, नई नई ट्रेडिशंस बता देते हैं, बस ये कि ट्रेडिशन में ऐसा था साहब, ऐसा कर लो, ठीक है ऐसा कर लो, लोग भी मानने को तैयार है कि हाँ यार ऐसा ही हुआ होगा, रूलर जो कह रहा है वो सही है, और ऐसा पहले होता था, हम भी मानेंगे। ट्रेडिशनल बुक्स, हाँ ठीक है। तो ये है ट्रेडिशनल ऑथोरिटी। यहां पर लेजिटिमेसी कहां से आ रही है कि प्रेसिडेंट है, ऐसा पहले भी हो सकता है, और यही इंपॉर्टेंट है। जो चीज नहीं करानी है उसके लिए एक नया डॉक्यूमेंट खुजवा लो, कहीं भी पड़ा हुआ हो, नकली बनवा दो कि ये 300-350 साल पुराना स्क्रिप्ट है, ठीक है, और ये प्रशस्ति पत्र मिला है, इसमें कहा गया है कि एक राजा होगा 350 साल बाद हमारी जनरेशन में, और वो ऐसा ऐसा करेगा, और हर किसी को उसकी बात मानने जरूरी है। ठीक है साहब, बिल्कुल मानेंगे, सब मान रहे हैं, ठीक है। ये हो गई ट्रेडिशनल ऑथोरिटी। अब है कैरिज्मेटिक ऑथोरिटी। कैरिज्मेटिक ऑथोरिटी क्या है कि रेस्ट ऑन डिवोशन टू द स्पेसिफिक एंड एक्सेप्शनल सैंक्टिटी, हीरोइज्म और एग्जाम्पलरी कैरेक्टर। अब कभी कभी क्या होता है, तो ट्रेडिशनल ऑथोरिटी, कैरिज्मेटिक में क्या होता है, लोग दीवाने हो जाते हैं, ठीक है, फैन हो जाते हैं, भक्त हो जाते हैं किसी भी वहां के, ठीक है, और उनको लगता है कि यार क्या बंदा है, जो ये कह देगा वो कर दूंगा। उसमें इतनी ताकत होती है, ओजस होता है, तेज होता है, या तो वो बहुत, हाँ गांधी जी भी, सही कहा आपने, गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर, गांधी, सुभाष चंद्र बोस के लिए लोग अपनी जान कुर्बान कर रहे थे, भगत सिंह, ये सब क्या रहे हैं, नेपोलियन बोनापार्ट और अशोका, ये सब ऐसे लोग रहे हैं, कैरिज्मेटिक भी रहे हैं, ठीक है। तो अशोका ट्रेडिशनल ऑथोरिटी भी है, पर वो कैरिज्मेटिक भी था, है ना। आप अभी के देख लो, जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, कैरिज्मेटिक है, स्टाइल आइकन है, हीरोइज्म है, कैरेक्टर उनका ऐसा है, ऐसे ही विराट कोहली या एनी नीरज चोपड़ा, ये सब क्या है, इनमें मैं और आप तो नीरज चोपड़ा को जानते नहीं है, पर कैरिज्मेटिक है वो, है ना, उसने हीरोइज्म कुछ करा है, इसलिए लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ये टाइप की ऑथोरिटी होती है कैरिज्मेटिक ऑथोरिटी, ठीक है। लीडर अपनी ऑथोरिटी एक्सरसाइज करता है अपने पर्सनल क्वालिटीज से, रादर देन फॉर्मल स्टेपुलेशंस और प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म। यहां पर कुछ नहीं होता, यहां पर लीडर बंदा बन जाता है बिकॉज ही हैज सम क्वालिटीज, उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज होती हैं, वो कहीं भी जाएगा, नई जगह गया जहां उसको कोई नहीं जानता। अब उसने क्या किया, नीरज चोपड़ा ने वहां गया, इमेजिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन आई एम टेलिंग, नीरज चोपड़ा वेंट देयर एंड ही सेड कि आई हैव अ पावर टू थ्रो दिस जैवलिन टू द मैक्सिमम लेंथ। लोगों ने कहा अच्छा करो, नहीं जानते हो, उन्होंने कभी नहीं देखा। नाउ ही थ्रोड, ही इज सो फिट, ही इज सो well built, so everybody is saying yes, this guy has something in them. Now these people can create their charisma anywhere, right? So leader अपनी authority इस बारे में चलाता है कि उसके पास कुछ ऐसी qualities हैं जो और किसी के पास नहीं है। अब जैसे मैं जितने भी बाबा हैं भारत में, 2-4 बाबाओं के नाम बताओ,
जो न्यूज व्यूज में रहते हैं और जो मतलब जिनके ऊपर वेब सीरीज वगैरह बन चुकी हैं, पता है तुम्हें? बाबा राम रहीम, ठीक है, XYZ, बहुत सारे बाबा रहे हैं। अब ये इनमें क्या है ऐसा, लोग क्यों इनकी बात मानते हैं? इन्हें कहीं यूपीएससी का फॉर्म तो इन्होंने भरा नहीं था, पर इनके तो लोग यूपीएससी डीएम से भी ज्यादा दीवाने हैं। डीएम को जानते होंगे 10,000 लोग, अब इनको जानते हैं 10 करोड़ लोग। इनका एक गाना रिलीज हो जाता है, लोग जान देने को तैयार रहते हैं। क्यों? बिकॉज फॉर्मली कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे हैं, बट हिज पर्सनल क्वालिटीज, पीपल बिलीव इन पर्सनल क्वालिटीज। वो हम जज कर सकते हैं कि खराब है, गलत है, सजा हो गई, वो अलग बात है। पीपल स्टिल बिलीव, लोग जान देने को तैयार हैं, ठीक है। और कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, कहीं से भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इनका कहीं नाम नहीं है, कहीं से कहीं भी, फिर भी लोग मान रहे हैं, ठीक है। यहां पर सब्जेक्ट टू द ऑथोरिटी एज फॉलोअर्स ऑफ द लीडर्स, नॉट सब्जेक्ट, ठीक है। यहां पर लोग अपने को फॉलोअर कहते हैं कि हम तो इनको फॉलो करने वाले हैं, हम तो इनको मानते हैं, सदगुरु को हम मानते हैं। अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, सदगुरु को मानते हैं हम, श्री श्री रविशंकर को मानते हैं, बाबा रामदेव को मानते हैं, कैरिज्मेटिक हैं। हम कबीर के कहने पे चलते हैं, कैरिज्मेटिक हैं। हम श्री राम को मानते हैं, कैरिज्मेटिक है। हम गांधी को मानते हैं, कैरिज्मा है। मैं तो अपना आइडियल विराट कोहली को मानता हूं, कैरिज्मेटिक है। अब लेजिटिमेसी कहां से आ रही है? यहां पर आ रही थी ट्रेडिशन से लेजिटिमेसी, यहां पर आ रही है लेजिटिमेसी, कैरिज्मा है। जिस दिन ये कैरिज्मा नहीं रहता, जिस दिन ये कैरिज्मा नहीं रहता, उस दिन लोग फॉलोअर नहीं बनते, उस दिन लोग इनको गाली देके भाग जाते हैं। बहुत सारे बाबा हैं लूट लाट के भाग जाते हैं, क्यों? फिर लूट के चले गए और फिर लोगों को अबे वो तो लुटेरा था। रियली वो लुटेरा था? यस, ये देखो, ओ माय गॉड मैंने क्या किया, अब से तो इसकी सारी फोटो फेंक दूंगा। ऐसे भी लोग हैं। सो द मोमेंट charisma is lost, everybody lose their, these kind of leaders lose their legitimacy, ठीक है। So the idea of legitimacy is charisma, right? Legal rational authority. अब ये है हमें जो डिटेल में पढ़नी है, ये हमने देख ली, समझ में आ गया, ठीक है। कैरिज्मेटिक ऑथोरिटी कैसी होती है, ट्रेडिशनल ऑथोरिटी कैसी होती है, अभी ये पढ़नी है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें कैरिज्मेटिक ऑथोरिटी नहीं हो सकती, हो जाती है इसमें भी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज्यादा कैरिज्मेटिक होते हैं, वो कैरिज्मा की वजह से अपने ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। It rests on a belief in the legality of pattern of normative rules, norms, and the right of those elevated to authority under such rules to issue commands. यहां पर लोग क्या करते हैं? बिलीव करते हैं। People believe in legality of pattern. People believe कि हाँ ये जो कहा जा रहा है वो सही है। और people who are at power position they have a legitimacy, क्योंकि कुछ रूल्स हैं जो उनको लेजिटिमेसी बना रहे हैं और मैं उन रूल को मानूंगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया, तो लोग लेजिटिमेसी को मानते हैं। यहां पर लेजिटिमेसी आ रही है कि somebody has gained to a power because he or she has certain, there are certain rules and they have qualified or they have come on a position of power because of those rules, so we will obey them. We will say, okay, we will treat you like that. Obedience is owed to legally established impersonal order. Impersonal मतलब यहां पर कोई व्यक्ति है जो है सिविल सर्वेंट, तो वो इसलिए नहीं लोग उसको मान रहे हैं कि वो मिस्टर एक्स है, नहीं, क्योंकि वो जिस पोजीशन पे खड़ा है वो इंपॉर्टेंट है। इम्पर्सनल ऑर्डर, राइट। यहां पर इट इज नॉट ड्यू टू हिज personality, it is not obedience is not for Mr. X, it is because he is district magistrate, that's it, impersonal.
कोई भी मिस्टर वाई या मिस जेड आ जाएंगी, उनको भी करेंगे उतना ही, क्योंकि वहां पर पर्सनैलिटी मैटर नहीं कर रही है, वहां पर पोजीशन मैटर कर रही है. और it extends to person exercising the authority of office only by virtue of their formal legality of their commands. क्योंकि इनके पास फॉर्मली जो ये कमांड दे रहे हैं उसके पीछे लीगैलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है. यहां पर लीगैलिटी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है. कोई भी यूपीएससी क्रैक करके आया है बंदा, इसको प्रेसिडेंट ने क्या किया है? रिकमेंड किया होगा, LBSN ए में गया होगा ट्रेनिंग करके, यहां पर पोस्टेड हुआ है, इसलिए मैं इसकी बात मानूंगा. और इसने लिखा है मुझे लेटर कि आपको यहां उपस्थित होना होगा या आपको ये करना होगा, मैं इसकी बात मानूंगा, क्योंकि ये यहां से होके आया है और इसके पीछे सारी लीगैलिटी है, लेजिटिमेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, और ये मेरा डीएम है, मैं एसडीएम हूं, इसकी बात मैं मानूंगा. ठीक है, तो ये है. अभी दिस इज ओनली कंसर्न्ड विद द स्कोप ऑफ ऑथोरिटी ऑफ द ऑफिस. अब मैं घर में खेती करूं, if I am an SDM, I am a SDM and there is district magistrate and he is saying to me कि भाई एक काम करो, देखो घर में ना तुम फ्लावर्स मत लगाना, तो मैं नहीं मानूंगा उसकी बात, because his sphere of influence is only formal organization, that is office. We are not concerned of his orders, with his orders, if he is giving that orders in the capacity outside the formal organization. वो हमें क्या है कि आप ये गाड़ी खरीदो, वो मत खरीदो, आप ये फोन खरीदो, वो मत खरीदो, कि आप कोई भी चीज घर में ऐसी करो वैसी करो. नो, we won't anybody won't agree to that, because that is beyond his jurisdiction. His jurisdiction is only in the office. In office he would say that you have to go there, you have to do a certain janch, you have to do certain inquiry, you have to submit a report, you are transferred, you are suspended. That would be obeyed, but not any order that is beyond the confines of the office. अब बात कर रहे हैं लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी की. वेबर ने कभी भी, एक तो वेबर ने खुद अपना ब्यूरोक्रेसी का टर्म नहीं दिया, एक चीज, ठीक है, he only described it as an administrative body of appointed officials. appointed officials हैं, उनकी एक बॉडी है, बहुत सारे अपॉइंटेड ऑफिशियल हैं जो डिस्ट्रिक्ट डीसी से लेके नीचे तक काम कर रहे हैं, ये सारी क्या है? ब्यूरोक्रेसी है. So he never defined bureaucracy. He only said that an administrative body of appointed officials is bureaucracy. And also he never gave the term also. Vincent de Gournay, French, 1745 में वो दे रहा है, ब्यूरो और क्रेसी, राइट. सो ये ध्यान रखना है. So he described its characteristics. Bureaucracy includes explicitly appointed officials only. मतलब सीधे सीधे, जब सीधे तौर पे, एक्सप्लिसिटली मतलब सीधे तौर पे केवल अपॉइंटेड ऑफिसर्स ही ब्यूरोक्रेट होते हैं, नेता लोग ब्यूरोक्रेट नहीं होते, वो पहले ही कह रहा है. सो यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज के थ्रू जो आ रहे हैं, ठीक है, वो या आर्म फोर्सेस में है जो, वो पुलिस में है जो नीचे भी, वो ये सब ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है और कोई नहीं है. ठीक है. So he wrote a great about place of officials in modern society, हमारी मॉडर्न सोसाइटी में. ठीक है. और इनका उन्होंने कहा, क्योंकि ये तो पहले ही कह रहा था, जो वैक्स वेबर है इनका तो पहले ही कहना था कि वी नीड दैट टाइप, इट इज अ डिमांडेड टाइप ऑफ बॉडी, एंड टू हैव गुड फंक्शंस, and to have a capitalist society and to have a modern society, we need a type of body that is very important
and we need it, and it has a very important social role as well. If we will not have set that type of body, it will be difficult because we cannot organize all the things. ठीक है. Now Weber identified certain features of legal rational type of bureaucracy. तो वेबर ने अब बताया कि लीगल रैशनल, ठीक है, ये लीगल है और रैशनल है, दो टर्म है. लीगल तो है कि ये इसके पीछे लॉ है, और रैशनल है क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड है, ये रूल बेस्ड है, इसलिए क्या है, ये रैशनल है. लीगल और रैशनल. ठीक. अब इसने कहा कि सर्टेन फीचर्स हैं लीगल रैशनल टाइप के. Officials do not own the resources necessary for rendering their duties, but they are accountable for using of officials' resources. Officials के पास, जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगे, तो आपके पास एक गाड़ी मिलेगी आपको बढ़िया सी, इनोवा क्रिस्टा या और भी बढ़िया, ठीक है, और आपको ऑफिस में बढ़िया फर्नीचर भी मिलेगा, सब मिलेगा, पर आप उसका यूज तो कर सकते हो, पर आपके नहीं है वो, आप उनको ओन नहीं करते. आप ट्रांसफर के समय उठा के नहीं ले जा सकते कि मैं तो ये गाड़ी मुझे बढ़िया लग रही है, चलो लेके चलो, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप. ऑफिशियल बिजनेस एंड प्राइवेट अफेयर्स आर अलग. ऑफिशियल रेवेन्यू, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट बन जाओगे और कहने लगे वाह आज इस बार तो 27 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं इस हफ्ते, वाह, इसमें से 7 करोड़ रुपए मैं ले लूं, 2 करोड़ रुपए ले लेता हूं, तो ये स्ट्रिक्टली सेपरेटेड हैं. ले लोगे तो सस्पेंड हो जाओगे, मुकदमा कायम हो गया, जेल में जाओगे, फिर तुम्हारी केस स्टडी में ही पढ़ाया करूंगा यहां पर, तो ऐसा मत करना, ठीक है. ऑफिसेस कांट बी appropriated by the incumbents, मतलब जो अभी रह रहे हैं वहां पर, जो पोस्टेड हैं. somebody who is posted as a DM or IPS officer in Noida cannot say कि ये तो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये ऑफिस तो 4 बीघे में खुला हुआ है, दिस इज माइन, आई विल हैव, यहां पर एक काम करो, ये हटा दो, यहां पर वो बना दो, टेनिस का फील्ड बना दो, मैं टेनिस खेलूंगा यहां पर रोज. नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता. एडमिनिस्ट्रेशन इज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स. रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है हर चीज. एसडीएम से लेटर आता है डीएम को, महोदय निवेदन है कि प्रार्थी को ऐसा ऐसा, वहां से जाता है, श्रीमान आपसे ये अपेक्षा करी जा रही है, आप ये काम करें. एवरीथिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ रिटन रूल्स. देयर इज नो अदर मीन्स, ओनली रिटन रूल्स, राइट. सो रिटन रूल्स हैव टू बी देयर. ओके, सो this is all we have for today, and we would be continuing this and then coming on to the Mary Parker Follett also tomorrow, right? So that is all we have. Thank you for attending, and I hope you all are learning. Keep studying. Do send your test papers. Okay, bye bye, have a good